चलिए अभी हम समझते हैं एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस और साथ में इसके कंसेप्ट तो मैं आपको समझाऊंगा अभी यहाँ पर एंड कंसेप्ट्स के साथ में इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी है जैसे रन टेस्ट का क्वेश्चंस है एंड उसके बाद सीरियल कोरिलेशन टेस्ट के क्वेश्चन है तो ये सारे क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे पर उससे पहले मैं आपको समझाऊंगा इसकी मीनिंग इसका कंसेप्ट प्रॉपर्ली ताकि जब आगे आप क्वेश्चन करो तो आपको बहुत अच्छे से समझ आए और एग्जाम में भी आप इसे अच्छे से कर पाओ। तो चलिए अभी हम समझते हैं एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस का मतलब क्या है। देखिए एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस के अंदर एक वर्ड है एफिशिएंट। जैसे कि एग्जांपल के साथ बता दो, मान लीजिए कोई रिलायंस का शेयर है, रिलायंस का शेयर है और रिलायंस का शेयर बहुत ज्यादा पॉपुलर है। साथ साथ मान लेता हूं मैं प्रतीक लिमिटेड का भी एक शेयर है, वो इतना पॉपुलर नहीं है। अब रिलायंस के शेयर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अंबानी जी देंगे, वो इंफॉर्मेशन क्विकली सभी में स्प्रेड हो जाएगी, क्विकली लोगों तक पहुंच जाएगी वो इंफॉर्मेशन, क्योंकि अंबानी जी को हर कोई सुनता है और हर कोई आपस में बात कर लेता है रिलायंस शेयर के बारे में। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि रिलायंस के शेयर का जो प्राइस है, कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो क्विकली वो उसको एडजस्ट कर लेगा, क्योंकि जो भी सेलर है जो भी बायर है सबको तुरंत पता चल जाएगा अच्छा अंबानी जी ने ये अनाउंसमेंट किया है, या फिर रिलायंस का शेयर आने पिछले 6 महीने में इस तरीके से चेंजेस हुआ है, तो उस हिसाब से प्राइस में क्विकली एडजस्ट हो जाएगा। बट एक बात सोचो, प्रतीक लिमिटेड में हूं, मैं इतना पॉपुलर नहीं हूं, तो मैंने कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, कोई पब्लिक इंफॉर्मेशन, या फिर मैंने अच्छा परफॉर्म किया है, उसके बावजूद भी उसका इफेक्ट जो है प्राइस में क्विकली नहीं आएगा। क्या पता 2 दिन बाद आएगा, क्या पता 4 दिन बाद आएगा, क्या पता 10 दिन बाद आएगा, है ना। ये डिफरेंस मैं आपको समझा रहा हूँ। एक और डिफरेंस मैं आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे पहले के टाइम में क्या होता था, आज वो दौर नहीं, पर पहले के टाइम में ऐसा होता था, सलमान खान या शाहरुख खान की मूवी जो है वो लगते ही बॉक्स ऑफिस में सबको ही पहुंच जाते थे, है ना, कि हाँ सलमान खान की मूवी आई है, शाहरुख खान की मूवी आई है। तो है ना, क्विकली लोग रिएक्ट करते थे, क्विकली लोग पहुंच जाते थे, है ना। और अगर उनका बस एक ही जरूरत थी, उनको बस एक ही काम करना था, अच्छी मूवी लेके आओ, अगर वो अच्छी मूवी लेके आएंगे वो चलेगी चलेगी। बट वही अगर हम सुशांत सिंह राजपूत की मूवी देखते थे पहले के टाइम में, वो भी बहुत अच्छे एक्टर है, अब तो वो नहीं रहे। तो सुशांत सिंह राजपूत या फिर उस टाइम में जो छोटे एक्टर्स थे, उनको पहले प्रूव करना पड़ता था। मतलब सिनेमा हॉल में मूवी आते वो हिट नहीं होती थी, सिनेमा हॉल में मूवी आने के बाद कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे लोगों को पता चलता था हाँ यार ये मूवी अच्छी है। जैसे कांतारा मूवी थी, स्टार्टिंग में उतना हाइप नहीं बना, धीरे धीरे उसकी हाइप बनी, है ना। तुम्बाड़ मूवी थी। तो वहां पर हमें ये समझ में आया कि वो इंफॉर्मेशन क्विकली एडजस्ट नहीं हुआ, वो इंफॉर्मेशन को टाइम लगा एडजस्ट होने में। तो एफिशिएंट का मतलब ये है कि जैसे ही इंफॉर्मेशन आई वो क्विकली एडजस्ट हो गया प्राइस में। और इनएफिशिएंट का मतलब है कि क्विकली एडजस्ट नहीं हो रहा है। तो जो मैंने ये दो एग्जांपल ली, जैसे सलमान खान शाहरुख खान, एक टाइम था जब वो एफिशिएंट कहलाए जाते थे, वो कुछ लेके आ रहे, क्विकली लोग जाते थे, पहुंच जाते थे मूवीज देखने के लिए। बट सुशांत सिंह राजपूत या तुम्बाड़ मूवी वगैरह की बात कर रहा हूं मैं, तो वो इनएफिशिएंट था, उन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, समय लगता था प्राइस को एडजस्ट करने में। तो वैसे ही एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि कोई पार्टिकुलर शेयर है, कोई भी पार्टिकुलर शेयर है, और अगर उसके रेलेवेंट में कोई इंफॉर्मेशन आई है, इंफॉर्मेशन कैसी इंफॉर्मेशन, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल उस कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, उसके क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे हुए, उसके प्रॉफिट हुए हैं, तो वो क्विकली एडजस्ट हो जाए तो वो एफिशिएंट मार्केट माना जाता है। जैसे रिलायंस शेयर वगैरह में क्विकली एडजस्ट हो जाएगा। या फिर मान लीजिए कोई पब्लिक न्यूज है, ये कोई अनाउंसमेंट वगैरह है, वो क्विकली एडजस्ट हो रहा है, मतलब वो एफिशिएंट मार्केट है। वही प्रतीक लिमिटेड या जो छोटे अनलिस्टेड शेयर्स है, उसकी इंफॉर्मेशन आते वो क्विकली एडजस्ट ना करे, क्या पता। तो अब आपको मैंने इतना ही समझाया कि अगर मान लीजिए कोई भी शेयर से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन मार्केट में आई है, वो इंफॉर्मेशन आते ही अगर वो क्विकली शेयर प्राइस को एडजस्ट कर दे, क्विकली शेयर प्राइस को एडजस्ट कर दे, मतलब शेयर प्राइस में वो क्विकली रिफ्लेक्ट करने लग जाए, तो मतलब मार्केट एफिशिएंट है ना, उसे हम एफिशिएंट मार्केट बोलेंगे। अगर क्विकली एडजस्ट ना हो मतलब वो इनएफिशिएंट मार्केट है। आपको पूरा समझ नहीं आया, पर धीरे धीरे पूरा समझ में आएगा आपको। इतना तो आपको समझ में आई आपको, है ना। क्योंकि आप सोचो ना खुद, अगर एक बड़ा सितारा, है ना, बड़ा स्टार, आपको मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, 2 मिनट लगेगा लगेगा। एक बड़ा स्टार मान लीजिए मोदी जी को अनाउंसमेंट करेंगे, टीवी में आके मोदी जी ने कोई अनाउंसमेंट किया है, तो क्या ये क्विकली लोगों तक पहुंच जाएगी? जी हाँ, क्विकली लोगों तक पहुंच जाएगी, क्योंकि हर कोई मोदी जी को सुनना चाहता है। अंडरस्टूड।
पर वही मोदी जी की जगह कोई दूसरा बीजेपी का लीडर है, कोई छोटा लीडर है बीजेपी का लीडर, वो अगर बोलेगा तो क्या वो क्विकली स्प्रेड होगी वो इन्फॉर्मेशन? उतना क्विकली वो इन्फॉर्मेशन स्प्रेड नहीं होगी, टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग सुनना ही नहीं चाहेंगे, धीरे धीरे क्या पता 10 दिन लग जाएंगे वो इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड होने में। बट कोई बड़ा स्टार अगर बोलता है ना तो वो इन्फॉर्मेशन जल्दी लोगों तक पहुंचती है। और इसी वजह से जैसे हम विराट कोहली का एग्जांपल लेते हैं, कोई भी ब्रांड है, अगर वो विराट कोहली से एडवर्टीजमेंट कराए ना तो वो ब्रांड बहुत जल्दी पॉपुलर होने का चांसेस रहता है। जैसे पूमा का देख लो आप, पहले नाइकी वगैरह एडिडास ये सब ज्यादा पॉपुलर थे, पर विराट कोहली ने पूमा का एडवर्टीजमेंट जब से करने लगा, पूमा देखो कितना पॉपुलर हो गया। क्योंकि एक बड़ा स्टार अगर कुछ इंफॉर्मेशन देता है तो लोग सुनना चाहते हैं और लोग उससे में क्विकली रिएक्ट करते हैं। तो यहां पर आप समझ सकते हो विराट कोहली लोग एफिशिएंट है। तो एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि कितना जल्दी प्राइस में एडजस्ट होगी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन निकल के आई है तो वो कितना जल्दी प्राइस में एडजस्ट हो जाएगी, उसे हम बोलते हैं एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। तो ये तो मैंने एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस का मतलब समझाया। अब एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस में तीन फॉर्म से, तीन टाइप के एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस होते हैं। एक होता है वीक फॉर्म एफिशिएंसी, एक होता है सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी, एक होता है स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी। जैसे हम अगर ये बात बोले, अगर मैं आपको बोलूं विराट कोहली, मोदी जी ले लेते हैं, विराट कोहली लेते हैं, रोनाल्डो ले लेते हैं, मैसी ले लेते हैं, तो इन लोग सारे ये तो समझ में एफिशिएंट है। पर इसमें भी तो होंगे, कोई बहुत ज्यादा एफिशिएंट होगा, कोई थोड़ा कम एफिशिएंट होगा, कोई थोड़ा उससे कम एफिशिएंट होगा, ऐसा तो होगा ना। जैसे आप एक सोचो, अगर पूरा वर्ल्ड वाइड अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन फैलानी है तो आप मुझे बताइए, आप विराट कोहली का सहारा लोगे या फिर आप रोनाल्डो का सहारा लोगे? आप खुद मुझे बताओ, अगर आपको वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन पहुंचानी, इंडिया में तो चलो विराट कोहली, नो डाउट, ठीक है, वर्ल्ड वाइड भी विराट कोहली का नाम है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर मैं विराट कोहली, मेसी और रोनाल्डो तीन जन को रखूं तो अगर आप देखो कि वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है, रोनाल्डो और मेसी है, विराट कोहली से भी ज्यादा पॉपुलर है वो। तो हम ये तो कह सकते हैं कि रोनाल्डो या मेसी जो है वो विराट कोहली से ज्यादा एफिशिएंट है उन लोग। ये बात तो आप एग्री करोगे ना, विराट कोहली से भी ज्यादा एफिशिएंट कौन है, रोनाल्डो या मेसी, वो उनसे भी ज्यादा एफिशिएंट है वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें। तो अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन जो है बहुत सारे लोगों तक तुरंत पहुंचानी है तो हम विराट कोहली की जगह, अगर हमें वर्ल्ड वाइड पहुंचानी है, इंडिया तो विराट कोहली, अगर हमें वर्ल्ड वाइड पहुंचानी है तो विराट कोहली की जगह हम क्या करेंगे, रोनाल्डो या मैसी का सहारा लेंगे। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि रोनाल्डो मेसी ज्यादा एफिशिएंट है कंपेयर टू विराट कोहली। वैसे ही आपका ईएमएच जो तीन फॉर्म है, देखो सब में एफिशिएंसी लिखा हुआ है, सब में एफिशिएंसी लिखा हुआ है ना। वीक फॉर्म एफिशिएंसी है, एक आपका सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी है, एक है स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी। मैं काम करता हूं स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी में मैं किसको रख देता हूं बताओ, मैं इसमें रख देता हूं रोनाल्डो को। देखिए, तो यहां पर मैंने रोनाल्डो रखा, मैसी रखा, और सेमी स्ट्रॉन्ग में हमने रखा किसको, विराट कोहली को रख देते हैं, ठीक है। और वीक फॉर्म में हम रख देते हैं सलमान खान को, है ना। मतलब ये तो आपको मानना पड़ेगा ना कि डेफिनेट सी बात है सलमान खान बहुत पॉपुलर है, पर इन लोग जितना नहीं है। विराट कोहली पॉपुलर है पर शायद इन लोग जितना नहीं है वर्ल्ड वाइड। तो इस प्रकार से हमारे जो एफिशिएंसी है वो आपके वीक फॉर्म एफिशिएंसी, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी, स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी, इसका मतलब मुझे समझाना है। इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा, आइए हमारे नोट्स के जरिए मैं आपको समझाता हूँ। देखो, तीन प्रकार की एफिशिएंसी होती है, मुझे शेयर प्राइस के हिसाब से बताना है। जैसे अगर मैं एक बात बताऊं, रिलायंस शेयर का मैं एग्जांपल लेता हूं। अब मैं वो एग्जांपल तो बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा यहाँ पर कि आपको एक समझ आए कि वीक फॉर्म एफिशिएंसी मतलब ये भी एफिशिएंट है पर वीक फॉर्म में, ये भी एफिशिएंट है लेकिन सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म में, ये भी एफिशिएंट है लेकिन स्ट्रॉन्ग फॉर्म में, है ना। ये तीनों चीज मैंने रखा। अब मैं आपको शेयर प्राइस के रेलेवेंस में ये तीनों पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे अगर मैं रिलायंस शेयर की बात करूं, रिलायंस के शेयर का जो पास्ट ट्रेंड है, जैसे हम पास्ट ट्रेंड बनाते हैं ना, ऐसे चार्ट देख के जो शेयर प्राइस देते हैं, ऊपर गया तो अब नीचे जाएगा, बोलते हैं ना। ये अगर ऊपर गया, ऐसे 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 करके ऊपर गया तो बोलते हैं अच्छा अब ये नीचे आएगा, हाँ नीचे आया तो ये ऊपर जाएगा, अच्छा अब ऊपर गया तो ये नीचे आएगा। इस तरीके से जो टेक्निकल एनालिसिस हम करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस हम ऐसे तो करते हैं, बोलते हैं अच्छा ये नीचे आया तो अब ये ऊपर जाएगा, अब ये ऊपर आया तो ये नीचे जाएगा, एक ट्रेंड हम देखते हैं।
तो वो 5 ट्रेंड के बेसिस में अगर पैसा कमाया जाता तो सारे के सारे आप लोग और हम लोग बहुत ज्यादा पैसे वाले बन जाते हैं, हमें कुछ दूसरा काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं और वो टेक्निकल एनालिसिस वगैरह को फॉलो करते हैं, वो ट्रेंड को फॉलो करते हैं, पर थोड़े ना वो ट्रेंड को फॉलो करके पैसे हमेशा कमा ही लेते हैं। कई बार कमा भी लेते, कई बार नहीं भी, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं कमाते। और अगर मान लीजिए कोई शेयर है जो बहुत अच्छा शेयर है, एफिशिएंट शेयर है, तो उसके अंदर जब भी शेयर की प्राइसिंग होगी वो पुराना ट्रेंड वगैरह सारा ऑलरेडी उसके अंदर रिफ्लेक्ट है, वो सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर ऑलरेडी एडजस्टेड है, उसी हिसाब से प्राइस है। मतलब मेरा पूछने का मतलब ये है कि मान लो पिछले 5 दिनों में या पिछले 2 महीने में जो शेयर का प्राइस था, जो प्राइस का ट्रेंड था, जो ट्रेंड था, क्या उसको ध्यान में रखते हुए क्या आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि फ्यूचर में क्या प्राइस होगा? नहीं कर सकते ना आप। यानी पास्ट प्राइस ट्रेंड को फॉलो करते हुए क्या पैसा कमा सकते हो? मैं बोलूंगा नहीं कमा सकते जनरली। तो अगर कोई शेयर ऐसा है जिसके पास्ट ट्रेंड को फॉलो करते हुए आप पैसा नहीं कमा सकते, तो मतलब वो वीक फॉर्म एफिशिएंट माना जाएगा। एफिशिएंट का मतलब क्या है? एफिशिएंट का मतलब सबसे पहली बात ये कि वो इजीली आपको पैसा कमाने नहीं देगा। तो अगर आप पास्ट प्राइस ट्रेंड को, है ना, ध्यान में रखते हुए फ्यूचर प्राइस को प्रेडिक्ट करके पैसा नहीं कमा सकते, मतलब वो शेयर वीक फॉर्म एफिशिएंट है। तो रिलायंस का शेयर में मैं आपसे सवाल पूछता हूं, रिलायंस का शेयर है, मान लो रिलायंस का शेयर का पिछला 3 महीने का प्राइस का ट्रेंड को देखते हुए क्या आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो फ्यूचर में क्या प्राइस होगा? क्या उस बेसिस में आप फ्यूचर में पैसा कमा सकते हो? मैं कहूंगा जनरली आप नहीं कमा सकते रिलायंस का शेयर की अगर हम बात करें तो अगर नहीं कमा सकते मतलब हम बोलेंगे रिलायंस का शेयर जो है वो वीक फॉर्म एफिशिएंट है। रिलायंस का शेयर जो वीक फॉर्म एफिशिएंट है, मतलब पांच प्राइस ट्रेंड के बेसिस में आप पैसा नहीं कमा सकते। अब रिलायंस के शेयर की हम बात करेंगे कि अब रिलायंस के शेयर पे जैसे अंबानी जी ने कोई इंफॉर्मेशन आउट किया, अंबानी जी ने आया माइक पे आके कुछ कुछ इंफॉर्मेशन बताया कि हम ये प्लान कर रहे हैं, और या फिर उन्होंने बता दिया क्वार्टरली रिजल्ट बता दिया कि हमारा पिछले क्वार्टर में हमारा इतना प्रॉफिट हुआ। तो जैसे ही वो पब्लिक न्यूज आएगी, जैसे ही वो न्यूज बाहर आएगी, तुरंत प्राइस में वो एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि बायर भी सुन लेते हैं और सेलर भी सुन लेते हैं। बायर जैसे सुनते बोलते हैं हाँ अब तो प्राइस बढ़ेगा, चलो चलो खरीदते हैं। सेलर बोलते हैं हाँ अब तो प्राइस बढ़ेगा, चलो चलो महंगे में बेचते हैं। तो बायर सेलर दोनों को पता चल जाता है, जैसे वो न्यूज बाहर आती है तो क्विकली वो एडजस्ट हो जाता है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं रिलायंस के शेयर में अगर अंबानी जी ने क्वार्टरली रिजल्ट इन्फॉर्म किया है, क्वार्टरली रिजल्ट आउट किया है, या फिर मान लीजिए कोई भी बड़ा अनाउंसमेंट किया है, कोई भी पब्लिक न्यूज आई है, तो क्या उससे आप 2 दिन बाद पैसे कमा सकते हो या 1 दिन बाद आप पैसे कमा सकते हो? नहीं कमा सकते आप, क्योंकि वो क्विकली एडजस्ट हो जाएगा प्राइस में। बायर सेलर दोनों को पता चल जाएगा, वो क्विकली एडजस्ट हो जाएगा। तो क्या अब मैं आपसे पूछूं आरआईएल का शेयर, अगर मैं, क्योंकि आरआईएल का शेयर मैंने जो लिया है वो लिस्टेड शेयर है, पॉपुलर शेयर है ना, तो क्या अगर मैं आपको बोलूं आरआईएल का शेयर क्या वीकली एफिशिएंट है, वीक फॉर्म एफिशिएंट है? आप बोलोगे यस, वीक फॉर्म एफिशिएंट, यस बोलोगे आप। फिर अगर मैं आपसे पूछूं रिलायंस का शेयर पे कोई आपके पब्लिक इंफॉर्मेशन आउट होते ही, जैसे कि क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत अच्छा आया, वो आउट होते ही क्या आप पैसा कमा सकते हो? 1 या 2 दिन बाद नहीं कमा सकते, क्योंकि वो क्विकली एडजस्ट हो जाएगा प्राइस में। तो क्या मैं बोलूं अगर क्या रिलायंस का शेयर सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंट है? आप बोलोगे यस। मतलब आपको मैं अब मतलब समझा देता हूं। वीक फॉर्म एफिशिएंसी का मतलब ये होता है, वीक फॉर्म एफिशिएंसी का मतलब ये होता है पास्ट प्राइस ट्रेंड से आप पैसा नहीं कमा सकते। सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंट का मतलब होता है कि पब्लिक इंफॉर्मेशन से भी आप पैसा नहीं कमा सकते। और रिलायंस के शेयर में हमने ये दोनों देखा कि हाँ पास्ट प्राइस ट्रेंड से तो आप पैसा कमा ही नहीं सकते, सेमी स्ट्रॉन्ग से भी आप पैसा नहीं कमा सकते। और अगर आपको रिलायंस का कोई इनसाइडर इंफॉर्मेशन मिल जाए, कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन मिल जाए, तब तो क्या पता पैसा कमा सकते हो जनरली, कभी कभी तो उसमें भी नहीं कमा सकते, है ना। पर अगर मैं आपसे पूछूं क्या रिलायंस का अगर आपको अंबानी जी ने चुपचाप से आपके कान में आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी कि हम आने वाले टाइम में ऐसा ऐसा करने वाले हैं, किसी को बताना मत, अभी तक ये न्यूज़ पब्लिक नहीं हुई है, तो पब्लिक को, लोगों को आप चूना लगा सकते हो क्या पता?
तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या रिलायंस का शेयर जो है वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंट है, तो आप बोलोगे मे बी नो, वो डिपेंड करेगा। अगर कोई ऐसा शेयर है जिसमें आप प्राइवेट या इनसाइडर इंफॉर्मेशन से भी पैसा नहीं कमा सकते, तब उसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी। मतलब कोई ऐसा शेयर, अगर रिलायंस का शेयर में इतनी ज्यादा अंबानी जी ने ट्रांसपेरेंसी कर रखी हुई है कि कोई इनसाइडर इंफॉर्मेशन भी बाहर नहीं आ सकता, अगर वो आया तो भी उससे कोई लोग पैसा नहीं कमा सकते, अगर इतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है, इतने अच्छे इंटरनल कंट्रोल है, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आपका रिलायंस का शेयर तीनों फॉर्म में एफिशिएंट होता है, सेमी स्ट्रॉन्ग, वीक फॉर्म, सेमी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, तीनों में वो एफिशिएंट होता है आपका। तो अब मैंने आपको ये तो समझा दिया, मैं आपको वापस से आपको मैं याद रखूं ताकि आप याद रखो, वीक फॉर्म, सेमी स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग, ये तीन टाइप के एफिशिएंसी, वीक फॉर्म एफिशिएंसी, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी, स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी। वीक फॉर्म एफिशिएंसी कब होगा? जब आप पास्ट प्राइस ट्रेंड से भी पैसा नहीं कमा सकते। जब आप पास्ट प्राइस ट्रेंड से भी पैसा नहीं कमा सकते, तब उसे हम बोलेंगे वीक फॉर्म एफिशिएंसी, मतलब नहीं कमा सकते आप। सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म, जब आप पब्लिक इंफॉर्मेशन से भी पैसा नहीं कमा सकते। और स्ट्रॉन्ग फॉर्म क्या हो गया? जब आप प्राइवेट या इनसाइडर इन्फो से भी पैसा नहीं कमा सकते। जब आप प्राइवेट या इनसाइडर इंफॉर्मेशन से भी पैसा नहीं कमा सकते। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लीजिए प्रतीक लिमिटेड बोल के एक शेयर है, और ये अनलिस्टेड शेयर है, ये अनलिस्टेड शेयर से, पब्लिक लिस्टिंग नहीं है। अब ये अनलिस्टेड शेयर्स है, इसमें तो डेफिनेट सी बात है, पब्लिक जनरली आपकी इसमें ट्रेडिंग ओपनली कर ही नहीं सकते, क्योंकि अनलिस्टेड है, ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड भी नहीं है, पर फिर भी मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूँ। अब मैं बोलूँ कि क्या प्रतीक लिमिटेड का शेयर जो है, क्या आप इसके पास्ट प्राइस ट्रेंड से पैसा कमा सकते हो? आप बोलोगे सर नहीं कमा सकते, आप बोलोगे सर नहीं कमा सकते, तो हम बोलेंगे ये चलो वीक फॉर्म एफिशिएंट है, मान लो चलो अब ये वीक फॉर्म एफिशिएंट है। अब आप बोलोगे कि क्या पब्लिक इंफॉर्मेशन से पैसा कमा सकते हो? बोलोगे हाँ कमा सकते हैं, क्योंकि प्रतीक लिमिटेड इतना को पॉपुलर शेयर नहीं है। प्रतीक जगाती ने अगर कोई मान लो कोई अनाउंसमेंट भी किया, तो बहुत सारे लोग सुनने वाले नहीं, क्या पता वो न्यूज़ लोगों तक पहुंचेगी नहीं, और वहां पर बहुत सारे लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन रहेगी नहीं, और कुछ लोगों के पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी, तो जिन लोगों के पास इन्फॉर्मेशन रहेगी वो क्या पता शेयर खरीद लेंगे उसका फायदा उठाते हुए, क्योंकि प्राइस एडजस्ट होने में समय लग जाएगा, क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन क्विकली स्प्रेड नहीं होगी, तो क्विकली स्प्रेड नहीं होगी तो प्राइस में एडजस्ट होने में भी समय लग जाएगा, और उस समय का फायदा उठाते हुए क्या पता लोग पैसा कमा लेंगे। तो पब्लिक इंफॉर्मेशन आपका से पैसा क्या पता आप कमा सकते हो, तो हम बोलेंगे ये सिर्फ वीक फॉर्म एफिशिएंट है। सेमी स्ट्रॉन्ग में हम बोलेंगे ये एफिशिएंट नहीं है, नॉट एफिशिएंट। सेमी स्ट्रॉन्ग में ये एफिशिएंट नहीं है। तो वो डिपेंड करेगा, कोई भी पर्टिकुलर शेयर में आप तीन अलग अलग टेस्ट करोगे, ऐसा नहीं एक कर लिया तो दूसरी करेंगे, आप तीन अलग अलग टेस्ट करोगे। पहला टेस्ट ये करोगे कि क्या वीक फॉर्म एफिशिएंट है, अब देखोगे क्या पांच प्राइस ट्रेंड से पैसा कमा सकते हैं, अगर पांच प्राइस ट्रेंड से पैसा नहीं कमा सकते मतलब वीक फॉर्म एफिशिएंट है, ये अलग टेस्ट किया आपने। फिर दूसरा आपने टेस्ट किया कि क्या पब्लिक इंफॉर्मेशन से पैसा कमाया जा सकता है, अब बोलो पब्लिक इंफॉर्मेशन से भी पैसा नहीं कमाया जा सकता, मतलब वो शेयर सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंट है। अब बोलोगे कि क्या इनसाइडर इंफॉर्मेशन से पैसा कमाया जा सकता है, अगर हाँ तब बोलेंगे स्ट्रॉन्ग फॉर्म इनएफिशिएंट है, अगर कमाया नहीं जा सकता तो बोलेंगे स्ट्रॉन्ग फॉर्म भी एफिशिएंट है। तो ये तो मैंने आपको भी समझाया, क्या अभी मैंने आपको ये समझाया एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस का मतलब, और साथ में आपको ये तीनों टाइप का मतलब भी समझा दिया। वीक फॉर्म एफिशिएंसी का मतलब यही लिखा हुआ जो मैंने आपको समझाया, और इधर सेमी स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंट भी इधर नीचे लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 में। अब ये आप खुद भी रीड करोगे आपको समझ में आएगा, साथ में मैंने एक समरी भी दिया हुआ एग्जाम के लिए, ये समरी भी सिर्फ पढ़ के चले जाओगे तो बात खत्म। समझ में आया ये चीज? तो अब यहां पर मुझे आपको करना, देखो सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म और स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी में कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, क्योंकि सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म में हम क्या देखते हैं कि कोई पब्लिक न्यूज आई है, उससे पैसा कमा सकते कि नहीं कमा सकते। स्ट्रॉन्ग फॉर्म में इनसाइडर इन्फॉर्मेशन, इसमें कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन ही नहीं सकते। हाँ वीक फॉर्म एफिशिएंसी में हम पास्ट ट्रेंड देखते हैं,
तो पांच ट्रेंड मतलब यहां पर आपके पास पास्ट डेटा है, क्योंकि वीक फॉर्म एफिशिएंसी में आप क्या देखोगे, पास्ट ट्रेंड देखते हो ना, पास्ट प्राइस ट्रेंड, तो पास्ट प्राइस का डेटा है आपका, तो वही पास्ट प्राइस डेटा का इस्तेमाल करके आप ये पता करोगे कि वीक फॉर्म एफिशिएंट है या नहीं है। तो अभी दो टाइप के आपके वीक फॉर्म एफिशिएंसी में दो टाइप के टेस्ट होते हैं, एक होता है रन टेस्ट और एक होता है सीरियल सीरियल कोरिलेशन टेस्ट या फिर ऑटो कोरिलेशन टेस्ट। तो चलिए अभी हम वन बाय वन एक एक करके पहले हम रन टेस्ट सीखेंगे, एंड रन टेस्ट के बाद में फिर हम ऑटो कोरिलेशन टेस्ट करना, दोनों टेस्ट करना सीखेंगे। दोनों प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है एंड ये हमें अच्छे से समझना है, एक एक करके हम समझते हैं। देखिए, अगर हम रन टेस्ट पहले हम सीखना चाहें तो आपको वापस से मेरी बात सुननी होगी। जैसे मैंने आपको बोला, वीक फॉर्म एफिशिएंट कब माना जाएगा, जब कोई भी पास्ट प्राइस ट्रेंड नहीं है। अगर पास्ट प्राइस ट्रेंड है तो वीक फॉर्म इनएफिशिएंट माना जाए, फिर तो एफिशिएंट है ही नहीं वो। एफिशिएंट कब होगा, जब पास्ट प्राइस ट्रेंड नहीं है या फिर कोई पैटर्न नहीं है। समझ आया, कोई पैटर्न नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, तब माना जाएगा वीक फॉर्म एफिशिएंट। यानी रैंडमनेस होना चाहिए, यानी जो भी प्राइस है डेट शुड बी रैंडम, है ना, तब वीक फॉर्म एफिशिएंट माना जाएगा। मैंने कहा था ना, वीक फॉर्म एफिशिएंसी, सेमी स्ट्रांग फॉर्म एफिशिएंसी, स्ट्रांग फॉर्म एफिशिएंसी। वीक फॉर्म एफिशिएंसी में हम क्या देखते हैं कि कोई भी पास्ट प्राइस ट्रेंड नहीं होना चाहिए, कोई भी पैटर्न नहीं होना चाहिए, तब माना जाएगा वीक फॉर्म एफिशिएंसी। मतलब आप पास्ट प्राइस ट्रेंड या पैटर्न को देखकर पैसा नहीं कमा सकते, वो प्राइस में क्विकली रिफ्लेक्ट करने लगेगा, वो प्राइस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा तुरंत ही, आप उसकी बेसिस में फ्यूचर में पैसा नहीं कमा सकते। मतलब मेरे पास अगर पिछले 6 महीने का डेटा है, पिछले 6 महीनों में कब कब क्या प्राइस ऊपर नीचे गया, वो पूरा डेटा है मेरे पास, उसके बावजूद भी मैं उस डेटा को ध्यान में रखते हुए मैं फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता। जैसे लोग टेक्निकल एनालिसिस वगैरह बताते हैं ना, तो वहां पर ट्रेंड बताते हैं कि ये ट्रेंड अभी ऊपर गया तो अब नीचे जाएगा, लेकिन उसे प्रॉफिट नहीं कमाया जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। सेमी स्ट्रांग फॉर्म में मैंने आपको बोला था कि कोई भी पब्लिक इंफॉर्मेशन है, जैसे कंपनी ने क्वार्टरली प्रॉफिट अर्न किया, कंपनी को कोई कोई कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, तो वो जैसे अनाउंस होगा वैसे ही बायर सेलर को पता चल जाएगा और वैसे ही वो प्राइस में क्विकली एडजस्ट हो जाएगा। आप उससे भी प्रॉफिट नहीं बना सकते। आप बोलोगे एक दिन के बाद मैं बना लूंगा, नहीं बना सकते, क्विकली एडजस्ट हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग फॉर्म में तो इवन इनसाइडर इंफॉर्मेशन, प्राइवेट इंफॉर्मेशन जो होती है, इनसाइडर इंफॉर्मेशन जो होती है, उससे भी आप प्रॉफिट नहीं बना सकते, तब माना जाएगा स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी। पर अभी हम फिलहाल वीक फॉर्म एफिशिएंट की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको टेस्ट भी करते हैं मैथमेटिकली, उसके लिए रन टेस्ट और ऑटो कोरिलेशन टेस्ट। तो पहले हम बात करें रन टेस्ट की। रन टेस्ट में हम क्या करते हैं ना, यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे मान लो प्राइस जो है, शेयर का प्राइस जो है बढ़ा 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 बढ़ा, शेयर का प्राइस बढ़ा, फिर बाद में शेयर का प्राइस गिरा 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 गिरा। तो देखो यहां पर आपको एक पैटर्न नजर आ रहा है कि जब बढ़ा तो बढ़ते गया और फिर जब गिरा तो गिरते गया, एक प्रकार का पैटर्न नजर आ रहा है। तो मतलब यहां पर क्या है, पास्ट प्राइस ट्रेंड है, यानी पैटर्न है यहां पर। तो मतलब क्या एग्जिबिट करता है मार्केट वीक फॉर्म एफिशिएंसी? नहीं, नो वीक फॉर्म एफिशिएंसी। और या फिर मान लीजिए प्राइस बढ़ा गिरा बढ़ा गिरा बढ़ा गिरा बढ़ा गिरा, है ना, ऐसे हो रहा है। तो यहां पर भी हम सेम बोलेंगे, पांच प्राइस ट्रेंड है, बढ़ रहा है गिर रहा है, फिर बढ़ रहा है फिर गिर रहा है, मतलब गिरेगा तो पता चल जाएगा अगली बार बढ़ेगा, बढ़ेगा तो पता चल जा रहा है अगली बार गिरेगा। तो ऐसे सिचुएशन में भी हम बोलेंगे कि वीक फॉर्म एफिशिएंसी नहीं है। मतलब प्लस का मतलब यहां पर मैं बोल रहा हूं, जब बढ़ेगा तो हम प्लस मानेंगे, जब गिरेगा तो माइनस मानेंगे, है ना, जब बढ़ेगा तो प्लस, जब गिरेगा तो माइनस मानेंगे। तो यहां पर आपको दिख रहा है एक प्रकार के पैटर्न है, ये एक प्रकार के क्या है, पैटर्न है। और भी पैटर्न हो सकते हैं, जैसे मान लो आपका बढ़ा, फिर थोड़ा गिरा, फिर बढ़ा, फिर थोड़ा गिरा, फिर बढ़ा, फिर थोड़ा गिरा, यहां पर भी आप बोलोगे पैटर्न है। मतलब कोई भी प्रकार का पैटर्न दिख रहा है और वो पैटर्न
के बेसिस में फ्यूचर में प्रॉफिट कमा सकते हो, डेट मीन्स वीक फॉर्म एफिशिएंट नहीं है। पैटर्न नजर आ रहा है, तो हमें पैटर्न नहीं होना चाहिए, ट्रेंड नहीं होना चाहिए, तब वीक फॉर्म एफिशिएंट माना जाएगा। तो उसके लिए अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आपको एक क्वेश्चन जो है वो कराऊंगा। जैसे आपको ये समझो, मान लीजिए बढ़ा गिरा गिरा गिरा, फिर बढ़ा 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 बढ़ा, फिर गिरा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा बढ़ा, फिर गिरा 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 गिरा, मतलब कोई भी प्रकार का ट्रेंड नहीं मिल रहा आपको। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, किसी भी मोमेंट में बढ़ा तो गिर सकता है, 5 प्राइस ट्रेंड से पैसा नहीं कमा सकते, तब जाके आप बोल सकते हो वीक फॉर्म एफिशिएंट। मतलब कोई ट्रेंड या पैटर्न नहीं होगा तब जाके आप बोल सकते हो, अदरवाइज आप नहीं बोल सकते। तो अब मुझे क्या करना, आपको मुझे समझाना है क्वेश्चन, मुझे आपको क्वेश्चन समझाना है एकदम अच्छे से। ये बुक का क्वेश्चन है, और हमने क्या किया अपने कंसेप्ट बुक के अंदर है ना, कंसेप्ट बुक को बहुत अच्छे से डिजाइन किया हमने। हमने क्या किया, उसमें कंसेप्ट्स को भी एकदम सिंपल थ्योरी में लिखा, ताकि कोई भी बच्चा पढ़े तो समझ में आ जाए उसको। और साथ साथ जो फॉर्मूला है जो वो सारे भी लिखे हमने, और साथ साथ में हमने एग्जांपल्स के फॉर्म में क्वेश्चंस भी डाल दिए जो इंपॉर्टेंट है, ताकि कंसेप्ट बुक को भी अगर आप कवर करोगे ना स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमारा, तो आपको फील होगा आपने अच्छा खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके कंसेप्ट बुक में विद कंसेप्ट आपके क्वेश्चंस भी कवर हो रहे हैं। एंड आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, वो भी कितने 300 पेजेस में हमने पूरा कवर किया एएफएम को। तो बहुत मेहनत लगी इसमें, बहुत ज़्यादा ही मेहनत लगी इस कंसेप्ट बुक को बनाने में। तो अब ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं, ये हमारे क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन 14 है, उसका भी हमने रेफरेंस दे दिया इस बार। एग्जाम्पल जो है देखिए, यहाँ पर आपको डेटा दिया हुआ है, मतलब पिछले 20 डेज का द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ सेंसेक्स फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। 20 डेज क्या, 3 6 7 14, हाँ पिछले 20 डेज का आपको सेंसेक्स का वैल्यू दिया हुआ है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ पर बुक में आपका सीधा ऐसे दिया हुआ है, पूरा इसके नीचे नीचे 20 डेज का सीधा दिया हुआ है आपको। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने जगह बचाने के लिए ना साइड साइड में भी रख दिया, मतलब ये टोटल 20 डेज से अलग 20 डेट से, जैसे 10 अक्टूबर है तो फिर 11 अक्टूबर है, ऐसे करके डेट से, और हर दिन का आपका क्लोजिंग वैल्यू दिया हुआ है सेंसेक्स का। With the help of above data, evaluates the weak form of efficient market hypothesis by applying the run test at 5% and 10% level of significance। और टी का वैल्यू दिया हुआ है, सब आपको पता चलेगा, जब आप करोगे आपको पता चलेगा। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनोगे यहाँ पर, तब आपको समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना पता है, यहाँ पर हमें सबसे पहले देखना है कि प्राइस बढ़ रहा है या गिर रहा है। अगर बढ़ रहा है तो हम प्लस का साइन देंगे, अगर गिर रहा है तो माइनस का साइन देंगे। सबसे पहले हम यही काम करेंगे, नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन, नंबर ऑफ नेगेटिव साइन, हम ये पता करने की कोशिश करेंगे। बढ़ रहा है गिर रहा है, बढ़ रहा है तो पॉजिटिव साइन होगा प्लस देंगे, गिर रहा है तो माइनस देंगे नेगेटिव साइन। तो आप देखो, पहले वाले को तो हम ऐसे भी पता नहीं कर सकते, ये वाले को तुम ऐसे ये बोल सकते हो ये बढ़ा है कि गिरा है, बताओ, क्योंकि इसके पहले वाला फिगर नहीं पता। क्या पता इसके पहले वाला फिगर 29 रेड होता, तुम बोलते ये माइनस आता, अगर 27 रेड होता तो ये प्लस में आता। तो पहले वाले फिगर में ना प्लस आएगा ना माइनस आएगा, आएगा ही नहीं, पहले वाले फिगर में कुछ भी नहीं आएगा, पहले वाले फिगर में कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद इसके बेसिस में अब आ गया प्लस माइनस लगाओगे, अब आपको पता चल गया बेस है 2800, उसके नीचे गया देखो, गिरा है, तो माइनस का साइन लगाएंगे, गिरा तुम क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। फिर 2780 से फिर क्या हुआ, बढ़ा है, तो प्लस का साइन लगा दो। फिर 2795 से क्या हुआ, फिर से बढ़ा है, तो ये प्लस का साइन हो जाएगा। फिर 2830 से 2760 हुआ, यानी गिरा, यानी माइनस का साइन हो जाएगा। तो देखो बढ़ा तो मैंने प्लस का साइन दे दिया, फिर वापस से गिरा, माइनस का साइन दे दिया। फिर 2760 से 2790 हो गया, बढ़ गया, प्लस का साइन। फिर वहां से फिर बढ़ा, प्लस का साइन। 2880 से 2960 हो गया, बढ़ा, फिर से बढ़ा, प्लस का साइन, बढ़ा, प्लस का साइन, फिर और बढ़ा, और बढ़ा, प्लस का साइन। फिर देखो 3450 से नीचे गिर के 3360 हुआ, माइनस का साइन, और नीचे गिरा, माइनस का साइन। 3290 से 3360 प्लस हुआ, बढ़ा, प्लस का साइन। फिर आपका गिरा, माइनस का साइन, फिर और गिरा, माइनस का साइन, फिर और गिरा, माइनस का साइन, फिर गिरा, माइनस का साइन, और फिर बढ़ा, प्लस का साइन। ध्यान रहे पहले वाले में ना प्लस होगा ना माइनस होगा, ये गलती मत करना। पहले वाले में ना प्लस होगा ना माइनस होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं इसके ऊपर की क्या वैल्यू है। तो इसमें कुछ भी नहीं आएगा, प्लस माइनस कुछ भी नहीं आएगा, ये एग्जाम में ध्यान रखना। तो अब ऑब्वियस सी बात है, आप कैसे पता करोगे प्लस या माइनस हो। तो अब यहाँ पर आप टोटल करो, नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन कितना है, नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन 11 यहाँ पर।
इसको हम n1 बोलेंगे, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, n1 नाम दे देंगे। नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन ये 11 है, ये प्लस वाले साइन है, पॉजिटिव साइन है। फिर नंबर ऑफ नेगेटिव साइन, इसको हम n2 का नाम देंगे। ये कितना, ये भी देख लेते हैं। देखो, -1 2 3 4 5 6 7 8, 8 साइन है यहाँ पर। तो नंबर ऑफ नेगेटिव साइन 8 है आपके। आपको पता है टोटल 20 डेटास थे, 20 डेज का वैल्यू दिया हुआ था। 11 + 8 19, और एक पहला वाला तो आया ही नहीं, तो ऑब्वियसली बात इसका टोटल 19 ही होगा। 20 में से एक हटा दो, 19 ही होगा। तो ये करेक्ट है, हमने बिल्कुल सही कैलकुलेशन किया। फिर हम एक और चीज करते हैं, नंबर ऑफ रन्स हम आर मानते हैं, ये भी निकालते हैं। अब ये आपको समझना है ये क्या, नंबर ऑफ रन्स। रन्स का मतलब ये होता है जब भी आपके साइन चेंज होंगे, मतलब कितनी बार साइन चेंज हो रहे हैं, जब जब साइन चेंज होंगे उसको हम 1 रन मानेंगे। कितनी बार साइन चेंज हो रहा है आपको ये देखना है। तो आप देखो पहले वाले में तो आपका जो है 20, ये आपका साइन चेंज हुआ तभी तो हमने माइनस डाला, है ना, यहां से आपका। तो साइन कितनी बार चेंज हो रहा है यहाँ पर, ये आपका एक बार साइन चेंज हुआ, माइनस, ठीक है। फिर ये आपका प्लस हुआ, दूसरी बार साइन चेंज हुआ, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो, मैं इसको 1 लिखता हूँ, साइन चेंज हुआ। फिर आपके माइनस से फिर प्लस हुआ, साइन चेंज हुआ 2। फिर प्लस से माइनस कब हुआ, यहाँ पर 3 हो गया। फिर माइनस से प्लस क्या हुआ, यहाँ पर हुआ 4 हो गया। फिर प्लस से आपका माइनस यहाँ पर हुआ, साइन चेंज यहाँ पर हुआ 5, इसको लिख दिया। फिर वापस से साइन चेंज यहाँ पर हुआ, इसको 6 लिख दिया। फिर वापस से यहाँ पर साइन चेंज हुआ, इसको 7 लिख दिया। फिर साइन चेंज यहाँ पर हुआ, इसको 8 लिख दिया। मतलब जब जब साइन चेंज हो रहे हैं वो 1 रन माना जाएगा आपको। तो आप देख लो साइन कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है, यहाँ पर साइन चेंज हो रहा है तो माइनस हमने 1 मान लिया, है ना, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं तो उसको प्लस की तरह पकड़ो। यहाँ पर आपका साइन चेंज हो रहा है, ये -1 हो गया आपका। अगर यहाँ पर प्लस होता तो भी लेते, क्योंकि यहाँ पर तो साइन है ही नहीं। तो प्लस से आपका जब माइनस होगा तो हम बोलेंगे कि साइन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर 1, है ना, या फिर आप इस प्रकार से लिख सकते हो यहाँ पर। हाँ ठीक है, एकदम सही लिखा हमने, -1। ये एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। दूसरा तरीका भी आप सिंपलेस्ट वे में ऐसे भी रख सकते हो। कैसे पता है, ये देखो, ये 1 है, पॉजिटिव साइन वाले 2 हो गया, ग्रुप बना दो, मतलब माइनस और प्लस का ग्रुप बना दो, वैसे 3 हो गया। फिर आपका ये 4 का, ये प्लस का जो है यहाँ तक है, ये पूरा ग्रुप आपका 4 हो गया। फिर माइनस का ग्रुप आपका 5 हो गया। फिर आपका ये 6 हो गया। फिर आपका ये 7 हो गया। फिर ये प्लस वाला 8 हो गया आपका। तो आप ग्रुप बना के भी नंबर ऑफ साइन चेंज आप लिख सकते हो, मतलब नंबर ऑफ रन्स निकाल सकते हो। और या फिर जैसे मैंने आपको 1 2 3 लिखा है वैसे भी आप कर सकते हो। तो नंबर ऑफ साइन चेंजेस यहाँ पर कितना है, नंबर ऑफ रन्स यानी 8 हो गया यहाँ पर आपका। नंबर ऑफ रन्स हमारा 8 आ चुका। तो आपको यहाँ पर 3 चीज मैंने सिखाया, नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन प्लस सारे ले लिए हमने, नंबर ऑफ नेगेटिव साइन माइनस सारे काउंट कर लिए, और साइन चेंज भी हमने निकाल लिया। ग्रुप वाइज भी आप ऐसे करके निकाल सकते हो। नंबर ऑफ साइन चेंज आपके कितने हो रहे, 8 साइन चेंजेस हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ रन्स आपके 8 है। ये हमने सीख लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे पता है, हम रन्स का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। रन्स तो हमें पता है इतना 8 है, पॉजिटिव नेगेटिव साइन भी हमें पता है। हम क्या निकालेंगे पता है, अब हम मीन ऑफ रन्स निकालेंगे और हम निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रन्स। इसका फॉर्मूला पहले मैं लिखवा देता हूँ क्योंकि आपको ये याद करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला एक बार मैं ऐसे लिखाता हूँ, 2n1n2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2 प्लस 1, ये फॉर्मूला। पर इसको याद करने का मैं तरीका आपको बताता हूँ। थोड़ा सा लॉजिक और फिर याद ही कराना पड़ेगा, क्योंकि इसमें डिटेल में अगर हम जाएंगे ना फॉर्मूला को तोड़ने में, तो उसमें बहुत समय लग जाएगा। उतना समय आपके पास है भी नहीं, और आपके एग्जाम के लिए उतना रेलेवेंस भी नहीं कि आप उसको तोड़ के डिटेल में जाओ। अदरवाइज पूरा एएफएम हमने तोड़ के पढ़ा है, पर कहीं कहीं पे बहुत ही रेयर 3 4 जगह पे हमें फॉर्मूला आपको याद करना पड़ रहा है, क्योंकि वो मजबूरी है हमारी। तो यहाँ पर भी हमारी मजबूरी, आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। मैं याद करवा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो आप देखो मीन ऑफ रन्स हम कैसे निकालेंगे। आपको पता है सबसे पहले हमने यहाँ पर जो मीन ऑफ रन्स निकाले, हमने इसमें कुछ भी नहीं लिया। यहाँ पर आप देखो हमने माइनस प्लस कुछ भी नहीं लिया। पहले वाले का हमें पता ही नहीं कि वो प्लस है या माइनस है, क्योंकि उसकी पहले की वैल्यू नहीं पता। तो इसको हमने कुछ नहीं लिया ना, इस वजह से हम क्या करेंगे पता है, +1 तो एक करेंगे। तो आप देखो फॉर्मूला जैसे 2n1n2 बाई n1 प्लस n2 जो है ना, +1 उसी वजह से। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 1 प्लस आप लिख के भी कर सकते हो, 1 प्लस
2n1 n2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2। आप ऐसे भी कर सकते हो, पर आप ऐसे ही करना। आप क्या करना, देखो हमें पता है नीचे डिनोमिनेटर में टोटल आता है, टोटल में क्या आएगा, n1 और n2 का प्लस आएगा, टोटल में n1 प्लस n2 आएगा, है ना। और ऊपर याद करना 2n1 n2 प्लस वन। हम क्यों ले रहे हैं प्लस वन, क्यों ले रहे हैं, मैंने आपको बता दिया, इसकी वजह ये है ना, प्लस वन हम इसलिए ले रहे हैं। तो अब आपको ये फॉर्मूला याद हो गया होगा, मीन ऑफ रन, सर एकदम अच्छे से याद हो गया। मीन ऑफ रन सिंपल है, 2n1 n2, 2 n1 n2 मतलब 2n1 n2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2, टोटल ऑफ n1 n2 मतलब n1 प्लस n2, है ना। प्लस वन हम क्यों ले रहे हैं हमें पता ही है, तो इस तरीके से याद हो गया हमारा। तो हम इसको वापस से अभी क्या करते हैं, 2n1 n2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2 प्लस वन। इसकी वैल्यू भी बैठा देते हैं, n1 है 11 इंटू 8, फिर 11 प्लस 8 प्लस वन। 11 8 जा 88, 160, 176 बाय 19 प्लस वन। ये आई थिंक 10 पॉइंट समथिंग आएगा वो आपका, यहीं से देख लेता हूँ ना क्या फ़र्क पड़ता है। ये 10.26 आएगा आपका, आप चेक कर लेना है। ये 10.26 मीन ऑफ रन्स आ जाएगा इस प्रकार से। फिर आपको स्टैंडर्ड में बताऊंगा भी क्यों ले रहे, थोड़ा सा लॉजिक दूंगा। एस डी ऑफ रन्स अब हम निकालेंगे। एस डी ऑफ रन्स आपको याद करना पड़ेगा, पहले रूट क्यों करूंगा सब बताऊंगा मैं, एक बार फॉर्मूला याद करने की कोशिश करो। देखो सबसे पहले हम एस डी ऑफ रन्स में हम क्या करेंगे, बताइए, इसी को रिपीट करके लिखेंगे। यहां पर हम लिखेंगे 2n1 n2, और न्यूमरेटर में 2n1 n2 है वो लिख दिया, डिनोमिनेटर में n1 प्लस n2 है वो लिख दिया मैंने, सेम टू सेम लिख दिया। और इधर ब्रैकेट ओपन करके भी वापस से 2n1 n2 ही लिखूंगा, -n1 - n2 करेंगे। मतलब देखो सिंपल है, आपका एस डी ऑफ रन्स कैसे निकलेगा, 2n1 n2 जो हमने मीन ऑफ रन्स में न्यूमरेटर में लिखा वही लिख रहे हैं, फिर ब्रैकेट ओपन करके भी 2n1 n2 ही लिख रहे हैं, उसमें -n1 - n2 कर दे रहे हैं। तो ये आपका सिंपल हो गया। नीचे भी n1 प्लस n2 हमने लिखा, इसमें भी ब्रैकेट ओपन करके n1 प्लस n2 ही लिखेंगे, लेकिन -1 कर देंगे। और ये वाले को भी हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, बस एक चीज ध्यान रखना। तो इसमें तीन चीज ध्यान में रखने वाली है, एक तो ये -n1 - n2 यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर -1 हो रहा है, और ये स्क्वायर हो रहा है। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एस डी ओवरेंस आपको याद होगा, जो मीन ओवरेंस आपको याद हो गया तो ये अपने आप बना सकते हो। मीन देखो, मीन ओवरेंस हमें पता है क्या है, 2n1 n2 है, n1 प्लस n2 प्लस वन है, प्लस वन क्यों है वो मैंने बता दिया। अब एस डी कैसे निकालेंगे, हम यही लिखेंगे, 2n1 n2 लिखेंगे, और नीचे n1 प्लस n2 लिखेंगे। इसमें ब्रैकेट ओपन करके फिर से सेम 2n1 n2 लिख के -n1 - n2 कर दो आप, और इधर भी ब्रैकेट ओपन करके सेम लिखो n1 प्लस n2, लेकिन बस -1 लगा देना और इसको स्क्वायर कर देना। तो इस प्रकार से एच डी ऑफ रन आपका निकल के आ जाएगा, जो हमने निकाला है यहाँ पर। अब इसमें वैल्यू पुट करो आप। और इसको मैं बता दूं, जैसे आपको याद है पोर्टफोलियो में आपने पढ़ा था, ये वेरिएंस बताएगा। पोर्टफोलियो में हमने पढ़ा था ना, रूट करते वेरिएंस को तब एसडी आता है। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, एसडी निकालना है। ये ऐसे आएगा वेरिएंस, हमें एसडी निकालना है तो हमें रूट करना पड़ेगा, जिस पोर्टफोलियो में वेरिएंस को रूट करके एसडी निकालते थे। तो ये अब रूट नहीं करोगे तो वेरिएंस में आएगा, रूट करोगे तब एसडी निकलेगा आपका। तो अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू बैठाते हैं, 2 × 11 × 8, 2 × 11 × 8 -n1 -11 -8। फिर आपका 11 प्लस 8 स्क्वायर, 11 प्लस 8 -1, ये हमें पता है 176 आ जाएगा ये। और 176 से 19 माइनस कर दो, 166 157 आ जाएगा ये। 19 का स्क्वायर कितना होता है, 19 380, 380 में से आप 19 हटा दो, 361 इंटू 18, ये हम कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा। चेक कर लो एक बार, मैं यहाँ से कर लेता हूँ। 176 इंटू 157, 27632 डिवाइड बाय 361 इंटू 18, 6498।
27632 डिवाइड बाय 6498। 4.252 आ रहा है, और उसको रूट भी तो करना पड़ेगा। मैं ये सब रूट में है। 4.252 रूट में है आपका। इसका रूट हम कैसे करेंगे? 2.06 आएगा। तो 2.06 हमारा आ चुका SD। तो मैंने आपको मीन ऑफ रन्स और SD निकालना सिखा दिया है ना। मीन ऑफ रन्स और SD निकालना मैंने सिखा दिया आपको। फॉर्मूला भी आपको मैंने, इसको मैं बॉक्स भी कर देता हूँ, ऐसे तो आपके कंसेप्ट बुक में है ही। ये आपका फॉर्मूला था। ये फॉर्मूला आपका था, ठीक है। ये फॉर्मूला भी मैंने आपको एकदम अच्छे से याद करा दिया। एक बार आप पॉज करके इतना एक बार आप निकालो। मैं चाहता हूँ इतना तो एटलीस्ट एक बार आप निकालो। आपको इतना समझ में आया? नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन प्लस कितने हैं, नंबर ऑफ नेगेटिव साइन माइनस कितने, नंबर ऑफ रन्स मतलब कब कब साइन चेंज हो रहा है, वो हमने निकालने के बाद हम मीन ऑफ रन्स आंख बंद करके मेरे साथ बोल सकते हो सर मीन ऑफ रन्स क्या था, +1 तो हो गई क्योंकि एक जगह खाली था ना, +1 हो गई। उसके पहले 2 × n1 × n2 डिवाइड बाई n1 + n2। यानी कि ऊपर क्या हो रहा है पता है, n1 + n2 का स्क्वायर का रूट ही हो रहा है। n1 + n2 का स्क्वायर का, अच्छा वो नहीं बोल सकते क्योंकि उसका एक थर्ड पार्ट है, गलत हो गया, कोई बात नहीं, ऐसे ही याद रखो। 2 × n1 × n2 डिवाइड बाई n1 + n2 +1। अब एसटी में भी वही है, 2 × n1 × n2 लिखना, फिर ब्रैकेट ओपन करके फिर से वही लिखना है 2 × n1 × n2 माइनस n1 माइनस n2। और डिनोमिनेटर में क्या होगा, n1 + n2 लिखा, उसको स्क्वायर करना है, फिर से ब्रैकेट ओपन करके n1 + n2 लिखना है -1, बस, और उसको रूट कर दो, एसडी आ गया। तो याद होगा अपने आप मेरे तरह याद करने की कोशिश करो, याद होगा, जैसे मुझे याद हो रहा है आपको भी याद होगा। तो इस तरीके से हमने ये पूरा निकाला। अब ये निकालने के बाद बस आपको एक ही काम करना है। क्या काम करना है पता है? आपको रेंज निकालना है। उसके लिए आप लोअर लिमिट निकालोगे और आप निकालोगे अपर लिमिट। और इसका फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है। आपको याद है डेरिवेटिव में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, इनिशियल मार्जिन का फॉर्मूला, याद करके बताओ तो इनिशियल मार्जिन कैसे निकालते थे? याद है इनिशियल मार्जिन का फॉर्मूला? डेरिवेटिव में हम निकालते हैं ना इनिशियल मार्जिन कैसे कैलकुलेट करें हम। वहां पर हमने बोला था एक तो मीन ले लोगे आप, म्यू प्लस 3 टाइम्स सिग्मा, याद है आपको? म्यू प्लस 3 टाइम्स सिग्मा आप लेते थे। यहाँ पर हम म्यू प्लस 3 टाइम्स सिग्मा नहीं लेंगे, म्यू प्लस टी टाइम्स सिग्मा लेंगे। टी, जो टी आपका जो दिया हुआ रहेगा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस टी जो दिया हुआ रहेगा, है ना, तो वो हम टी लेंगे, 3 की जगह टी लेंगे। और यहाँ पर हम रेंज निकालने के लिए हम क्या करें पता है, हम एक जगह लोअर लिमिट में म्यू माइनस टी टाइम सिग्मा लेंगे और अपर लिमिट में म्यू प्लस टी टाइम सिग्मा लेंगे। मतलब आपको लोअर लिमिट अपर लिमिट का फॉर्मूला याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं। आप उसके लिए याद करोगे डेरिवेटिव का इनिशियल मार्जिन का फॉर्मूला, हाँ सर याद है क्या, म्यू प्लस 3 टाइम सिग्मा था। हम यहाँ पर अपर लिमिट में म्यू प्लस टी टाइम सिग्मा लेंगे, 3 टाइम नहीं टी, म्यू प्लस टी सिग्मा लेंगे। और लोअर लिमिटेड में म्यू माइनस 3 सिग्मा, म्यू माइनस टी सिग्मा लेंगे। तो ये अल्टीमेटली हम क्या करें पता है, हम यहाँ पर क्या करें, ये जो हम लोअर लिमिट अपर लिमिट हम कैसे निकालते पता है, एक रेंज बना रहे। अभी थोड़ा सा लॉजिक दे रहा हूँ, ये जो हम रेंज बना रहे हैं यहाँ पर क्या पूरे जो मीन है म्यू, ये म्यू क्या है पता है, यही है। ये जो मीन है इसी को म्यू बोला जाएगा और ये एसडी को सिग्मा बोला जाएगा। मीन ऑफ रन्स म्यू। तो म्यू हम मीन ऑफ रन्स, रन्स का एवरेज तो ये 10.26, तो 10.26 को हम एक रेंज नहीं मानेंगे, हम बोलेंगे 10.26 में कुछ वेरिएबिलिटी भी तो होगी, स्प्रेड भी तो होगा, थोड़ी ना एक्यूरेटली मीन यही होगा। ये तो हम एक एवरेज निकाल रहे हैं, उसमें वेरिएशन भी तो होगा, वेरिएशन कौन बताता है, एसडी सिग्मा। तो इसमें से आप क्या करोगे, थोड़ा सा लोअर लिमिट नीचे भी जा सकता है, ये तो एक एवरेज है, एवरेज से पोर्टफोलियो में आपने नहीं पढ़ा था, एक एवरेज है, इससे नीचे भी जा सकता है, इसके ऊपर भी जा सकता है, एक बीच का है। तो 10.26 जो है ना, ये एक एवरेज बीच का है।
इसके नीचे भी जा सकता है, इसके ऊपर भी जा सकता है। तो हम क्या करें, सिग्मा टी सिग्मा एक बार माइनस करे ताकि इधर का आए, और टी सिग्मा एक बार प्लस करे ताकि इधर का, और एक रेंज बन जाए आपका। तो आप देखो एक वैल्यू यहां पर जो आएगी 100%, यहां पर जो एक वैल्यू आएगी वो 10.26 से कम होगा, और एक वैल्यू 10.26 से ज्यादा होगा, क्योंकि माइनस कर एक जगह प्लस कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे पता है, हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। हम अलग अलग लेवल पे टेस्ट करेंगे। हम जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जैसे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, टेस्ट करो आप अलग अलग लेवल पे। 5% और 10% में टेस्ट करने को बोला। 5% का टी का वैल्यू है 2.101। देखो वैल्यू ऑफ टी दिया हुआ है 5% में 2.101। तो हम क्या करेंगे, टेस्ट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। एक बार 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में टेस्ट करो। इसका टी का वैल्यू कितना है, यहां पर टी का वैल्यू है 2.101। तो अब डाल दो वैल्यू। म्यू आपका कितना है 10.26, ये रहा म्यू, हमें पता है 10.26 है, और एस डी हमें पता है 2.06 है। तो 10.26 माइनस टी का वैल्यू दिया हुआ है ना 2.101 इंटू सिग्मा, सिग्मा कितना 2.06 है, और इधर 10.26 प्लस म्यू प्लस है 2.101 इंटू 2.06। तो और कुछ नहीं करें हम, 2.10 इंटू 2.06 जो है ना, देखो 2.101 इंटू 2.06 है। ये जो वैल्यू ना 4.328, इसी को हम क्या करेंगे, एक बार 10.26 से माइनस करेंगे, एक बार 10.26 से प्लस करेंगे। 4.33 ले लेते हैं, माइनस 4.33, 5.93 आएगा। अगर 3 डिजिट में लेना चाहो तो 3 डिजिट में 5.928 समथिंग कुछ आएगा। ऐसे ने 3 डिजिट में लिया है क्या, 5.932 आएगा। अगर हम ये वाला लिख दो डायरेक्ट, 5.932 आएगा, आप करके देख लेना। और आपका इधर आएगा कितना, 14.588। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको कुछ नहीं, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, आपके फॉर्मूलाज भी रन टेस्ट में ज़्यादा कुछ नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव साइन आप आराम से निकालोगे, नंबर ऑफ रन्स भी निकाल लिया, मीन ऑफ रन्स और एसडी ऑफ रन्स मैंने याद करा दी। उसके बाद आपको रेंज निकालना है, रेंज जिसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट। डेरिवेटिव का फॉर्मूला म्यू प्लस 3 टाइम्स सिग्मा, यहाँ पर म्यू प्लस 3 टाइम्स सिग्मा नहीं लेंगे, म्यू प्लस टी सिग्मा लेंगे। लोअर लिमिटेड में म्यू, लोअर लिमिट में म्यू माइनस टी सिग्मा, अपर लिमिटेड में म्यू प्लस टी सिग्मा लेंगे। तो ये हमने लेके रेंज निकाला, तो हमारा रेंज कितना है, मतलब 5.932 से लेके 14.588, और इसी के बीच में 10.26 है। तो हमने बोला 10.26 तो एवरेज है, उसमें वेरिएशन आएगा, तो एक रेंज बना दिया कि उसके नीचे का ये रेंज है, अपर रेंज ये है। तो अगर इसके बीच में कहीं पर भी आर लाई करता है ना, तो बोलेंगे वीक फॉर्म एफिशिएंट है। इसके बीच में कहीं पर भी अगर आर लाई कर गया, आपकी जो नंबर ऑफ रन है इसके बीच में आर लाई कर गया, तो हम क्या बोलेंगे, वीक फॉर्म एफिशिएंट। आप लोग सर इसके बीच में आर लाई कर गया, अगर इससे ज्यादा हो गया, इससे कम हो गया, तो आपको याद एकदम स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था कि आपके ऐसे भी हो सकता है कि प्लस 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 से माइनस 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 माइनस, यहां पर सिर्फ 2 ही रन दिख रहे हैं आपको। साइन चेंज कब हो रहा है, 2 ही बार हो रहा है देखा जाए तो, है ना। तो एक बार हो रहा है देखा जाए तो, यहाँ पर एक ही बार साइन चेंज हो रहा है ना। तो प्लस है फिर माइनस हो रहा है, एक ही बार साइन चेंज हो रहा है। तो ये बहुत ओनली फ्यू रन, वेरी फ्यू रन यहाँ पर। तो कम रन होने का मतलब भी कहीं ना कहीं पैटर्न है, क्योंकि सेम चीज रिपीट हो रहा है तभी तो कम रन है। सेम चीज बार बार रिपीट हो रहा है, इसी वजह से रन कम है। तो कम रन होना भी खराब है, कम रन होने से भी यहां पर हम बोलेंगे वेरी फ्यू रन्स, ये भी खराब है, इसमें भी वीक फॉर्म एफिशिएंट नहीं होता, नो वीक फॉर्म एफिशिएंसी। और यहां पर रन बहुत ज्यादा आएगा, देखो चेंज हुआ 1, फिर चेंज हुआ 2, फिर चेंज हुआ 3, फिर चेंज हुआ 4, फिर चेंज हुआ 5, फिर चेंज हुआ 6, फिर चेंज हुआ 7, फिर चेंज हुआ 8, फिर चेंज हुआ 9। तो यहां पर वेरी लार्ज नंबर ऑफ रन, बहुत ज्यादा रन है, बहुत ज्यादा रन है, वो भी खराब है। उसमें भी नो वीक फॉर्म एफिशिएंसी, वीक फॉर्म एफिशिएंट नहीं माना जाएगा। तो वैसे यहां पर आप देखो, एक हमने एक रेंज बनाया,
हमने क्या किया, एक रेंज बनाया, ये हमने एक रेंज बनाया। इस रेंज से कम अगर है तो बोलेंगे वेरी फ्यू रन्स, इससे ज्यादा है तो बोलेंगे वेरी वेरी लार्ज नंबर ऑफ रन। समझ में, बीच में रहने से बोलेंगे रेंडमनेस है, पैटर्न नहीं है। कम रन होना भी खराब है, बहुत कम होना भी खराब है, बहुत ज्यादा होना भी खराब है। तो हमने एक रेंज बना लिया, हमने बोला इससे कम अगर रन है तो खराब है, इससे ज्यादा अगर रन है तो खराब है। तो अब देखो, अब रन कितने थे आपके, नंबर ऑफ रन, नंबर ऑफ रन आपकी 8 है, नंबर ऑफ रन हमारे 8 है। हियर रन्स आर इक्वल 8, जो आर 8 है ना, विच लाइज बिटवीन लोअर एंड अपर लिमिट, therefore market exhibits weak form of efficiency। जबकि आपका आर लाई करता है रेंज में, हम बोलेंगे वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी एग्जिबिट करता है, एफिशिएंट है, वीक फॉर्म एफिशिएंट है मार्केट, है ना, मार्केट वीक फॉर्म एफिशिएंट है। अगर आपका एग्जाम में सॉल्यूशन में आर 14.588 से ज्यादा आए या कम है तो आप क्या आंसर दोगे, आप बोलोगे वीक फॉर्म एफिशिएंट नहीं है। जबकि यहाँ पर आर लाइक कर रहा है, ना वेरी लो है ना वेरी हाई रन है, हम बोलेंगे आर जबकि इस रेंज में है, हम बोलेंगे यहाँ पर मार्केट एग्जिबिट करता है वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी। अब हम एक और टेस्ट करेंगे, टेस्ट एट 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इसमें भी हम लोअर लिमिट अपर लिमिट निकालेंगे। म्यू माइनस टी सिग्मा, म्यू प्लस टी सिग्मा। म्यू है 10.26 माइनस प्लस टी कितना है, टी आपका इसमें अलग है, 10% में टी है 1.734, ये दिया हुआ रहेगा 1.734 इंटू सिग्मा आपके पास ये 2.06, 1.734 इंटू 2.06, इसकी वैल्यू जो आएगी वो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ से, 6.688 13.832, ये आपका रेंज बन गया, लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो आपका रेंज बना क्या, 6.688 13.832, और आर इक्वल 8 है जो कि लाई करता है। हियर आर लाइज बिटवीन लोअर एंड अपर रेंज, देयरफॉर मार्केट हम बोलेंगे एग्जिबिट करता है वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी। हम ये बोलेंगे। तो मैंने आपको पूरी कोशिश की, अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश की कि पहले आपको एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस का मतलब मैंने आपको समझाया अलग अलग एग्जांपल से, एंड उसके बाद मैंने आपको मीन ऑफ रन्स, एसडी ऑफ रन्स का जितना हद तक बेस्ट पॉसिबल हो सके फॉर्मूले याद कराने की कोशिश की है। एंड उसके बाद हमने लोअर लिमिट अपर लिमिट का भी फॉर्मूला हमने इजीली याद कर लिया, म्यू प्लस टी सिग्मा की बेसिस में, म्यू माइनस टी सिग्मा, म्यू प्लस टी सिग्मा, और उसका मैंने रीजन भी बता दिया थोड़ा सा कि हम एक रेंज बना रहे हैं, है ना, और उस रेंज में अगर आर लाइक करेगा तो वीक फॉर्म एफिशिएंट है, अगर लाई नहीं करेगा तो वीक फॉर्म एफिशिएंट नहीं है। तो अब देखो इनका सॉल्यूशन देखो, एज सीन आर लाइज बिटवीन दिस लिमिट, आर जबकि इस लिमिट के बीच में लाई करता है, हेंस द मार्केट एग्जिबिट वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी। तो आपको ये समझ में अब आ गया पूरे अच्छे से, ये पूरा मैंने आपको रन का टेस्ट पूरा अच्छे से मैंने करा दिया। अब जबकि मैंने आपको रन टेस्ट करा दिया, अब मैं आपको कराऊंगा ऑटो कोरिलेशन टेस्ट। ये कराने के बाद आपका एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस खत्म हो जाएगा, क्योंकि सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी और स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी में आपका कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पर कोई पास्ट डेटा का इस्तेमाल ही नहीं होता है। वीक फॉर्म एफिशिएंसी में पास्ट डेटा, पास्ट प्राइस ट्रेंड का इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी बेसिस में मैथमेटिकल क्वेश्चन बनते हैं। और सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म में क्वेश्चन ही नहीं बनेंगे प्रैक्टिकल। तो ऑटो कोरिलेशन टेस्ट भी एक अलग टेस्ट है, जहां पर हम ये पता करते हैं वीक फॉर्म एफिशिएंट है या नहीं है। आइए ऑटो कोरिलेशन टेस्ट अब हम समझते हैं। चलिए ऑटो कोरिलेशन टेस्ट समझते हैं, और मैं पहले डिफरेंस बता देता हूँ। जैसे हमने अभी रन टेस्ट में हम क्या कर रहे थे, रन टेस्ट के अंदर हम नंबर ऑफ रन्स पता कर रहे थे, है ना,
एंड हम ये देख रहे थे, पैटर्न देख रहे थे, हम ये देख रहे थे कि आपका प्राइस कब कब चेंज हो रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में कब जा रहा है, यानी साइन कब चेंज हो रहा है, वो देख रहे थे। एंड उसके हिसाब से नंबर ऑफ रन्स निकाल रहे थे, फिर मीन ऑफ रन्स निकाला, एस डी ऑफ रन्स निकाला। एंड इस प्रकार से हम एक रेंज निकालते थे और ये देखते थे कि आर उस रेंज के बीच में लाई करता है या नहीं करता है। वो था हमारा रन टेस्ट। अब ऑटो कोरिलेशन टेस्ट यानी कि सीरियल कोरिलेशन टेस्ट में हम ऐसा नहीं करते, उसका तरीका अलग है। ऑटो कोरिलेशन टेस्ट में हम क्या करते हैं, जो भी आपके पास डेटा रहेगा उसको दो पार्ट में ब्रेक कर दो। जैसे मान लीजिए आपके पास पिछले 20 डेज का सेंसेक्स का वैल्यू है, तो आप क्या करो, दो पार्ट में ब्रेक कर दो, 10 डेज 10 डेज, यानी फर्स्ट 10 डेज और नेक्स्ट 10 डेज में ब्रेक कर दो। और फिर दोनों का बीच का कोरिलेशन निकालो। दोनों का बीच का कोरिलेशन आपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में ऑलरेडी निकालना सीखा है, उस तरीके से भी हम दोनों के बीच का कोरिलेशन निकालेंगे। और फिर कोरिलेशन आर निकालने के बाद वो जो आर की वैल्यू आएगी उससे हमें पता चलेगा कि रिलेशनशिप है या नहीं है, पैटर्न है या नहीं है। एंड उसके अकॉर्डिंगली हम ये जजमेंट देंगे कि वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी एग्जिबिट करता है या नहीं करता है। तो अब देखिए यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए जो हमने यहाँ पर डाला हुआ है उसके जरिए पहले बताता हूँ ताकि बेटर रहेगा, फिर बाद में मैं सारे डिटेल पे बात करूंगा। एक सेकंड में एसी ऑन कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, मिस्टर एक्स बिलीव कर रहा है कि मार्केट रिसेंटली शो किया वीक फॉर्म एफिशिएंसी, और इसको टेस्ट कर, मतलब इसकी वैलिडिटी सच है या नहीं है, उसको टेस्ट करने के लिए आपने सेंसेक्स का लास्ट 20 डेज का डेटा कलेक्ट किया हुआ है। देखो 1 2 3 4 10 11 12 ऐसे करके लास्ट 20 डेज का डेटा आपके पास है। ये हमारे पास लास्ट 20 डेज का डेटा। तो हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, फर्स्ट 10 डेज नेक्स्ट 10 डेज, और हम इन दोनों के बीच का फिर कोरिलेशन निकालेंगे। तो ये फर्स्ट 10 डेज का डेटा है और ये नेक्स्ट 10 डेज का डेटा है। तो फर्स्ट 10 डेज का डेटा का हम चेंज निकालेंगे कि कितना प्राइस में चेंज आ रहा है। वहां पर तो हम क्या करते थे, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस करके नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन, नंबर ऑफ नेगेटिव साइन, नंबर ऑफ रन्स निकाले थे। यहाँ पर ये नहीं करना हमें, यहाँ पर हम देखेंगे प्राइस में कितना चेंज आ रहा है। जैसे अगर आप देखोगे पहले 10 दिन का डेटा हम लेते हैं, पहले 10 दिन का डेटा में आप देखो यहाँ पर कितना चेंज है, ये माइनस ये करो, आपको दिखेगा 33453, 33434, 445, यानी लगभग 18 या 19 का डिफरेंस आ रहा है। तो आपका आएगा 19.16 का डिफरेंस आएगा। ये है चेंज, प्राइस चेंज निकालेंगे हम इससे, यानी इन दोनों में कितना चेंज हो रहा है। और चेंज हो रहा है तो मतलब प्लस में चेंज हो रहा है कि माइनस में चेंज हो रहा है, जबकि गिर रहा है तो माइनस का साइन आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो वो है चेंज, वो चेंज हम निकालेंगे। फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस 33434, 33431, लगभग ₹3 का नेगेटिव। ये देखो 2.90 लगभग ₹3 का नेगेटिव। फिर आगे 33431 से 33383 हो गया आपका, यानी 17, यानी ₹48 नेगेटिव, लगभग देखो नेगेटिव ₹48। यानी हम क्या करेंगे, सबका चेंज निकालेंगे। तो कितना चेंज आएगा, 10 डेज का डेटा है तो चेंज निकालेंगे तो 9 चेंजेस आएंगे आपके। तो देखो 9 अलग अलग चेंज इन प्राइस आ जाएगा, कितना प्राइस में चेंज आया आपका। इसको हम क्या समझ लेंगे, इसको हम एक्स समझ लेंगे। ये आपका 9 दिनों का चेंज आया आपका। पहला 10 दिन का डेटा में 9 अलग अलग चेंज है। वैसे ही नेक्स्ट 10 डेज का जो चेंज है, हमें ओपन हाई लो कुछ नहीं लेना, क्लोज वाला ही लेना, क्लोजिंग प्राइस से ही में मतलब रहता है। एग्जाम में मे भी ऐसा पॉसिबल है कि सीधा आपको क्लोजिंग प्राइस दिया हुआ है, ओपन हाई लो आपको दिया हुआ ही ना रहे। तो क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर भी जो अलग अलग दिनों का क्लोजिंग प्राइस है, 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14, 14 से 15, 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18, 18 से 19, 19 से 20, ऐसे करके 9 प्राइस चेंज आएंगे। ये सारे 9 प्राइस चेंज आएंगे आपके, ये सारे 9 प्राइस चेंज आ गए। तो इसको हम क्या मान लेंगे, वाई मान लेंगे। तो अब ये समझिए, इसको मैंने एक्स मान लिया, इसको मैंने वाई मान लिया। अब मैं आपको एक मेरा तरीका दिखाऊंगा जो कि बहुत ईजीएस्ट तरीका है, पोर्टफोलियो में आपने किया हुआ भी है और उससे आपको ज्यादा फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट मैं श्योर नहीं हूं क्योंकि ऐसे पागलपन करता है, क्या पता ऐसे उसमें मार्क्स ना दे, तो मैं आपको ऐसे वाला तरीका भी बताऊंगा। बट पहले वो ईजीएस्ट तरीका आपको मैं बता दूं, फिर मैं ऐसे वाला तरीका में भी आऊंगा। तो अब यहां पर आप देखिए, ये जो अपने एक्स और वाई निकाला, मैं आपको दिखा रहा हूं। हम क्या करेंगे, ये जो एक्स वाई है मैंने लिख लिया, देखो ये आपका एक्स है, ये आपका वाई का डेटा है।
जो अपने 9 अलग अलग फिगर निकाले थे ना, ये रहे जो 9 अलग अलग चेंज निकाले आपने, और वाई का 9 अलग अलग चेंज आपने निकाला। आपने अगर पोर्टफोलियो पढ़ा तो आपको याद है, हम एक्स से एक्स बार निकाल सकते हैं, मीन एवरेज निकाल सकते हैं। एक्स बार हमने निकाल लिया, ये रहा आपका एक्स बार है। क्या करेंगे, टोटल डिवाइड, सिंपल एवरेज करो, टोटल डिवाइड बाय 9 करो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी दी हुई नहीं है। सिंपल एवरेज करेंगे, टोटल डिवाइड बाय 9 करेंगे तो आपका -21.66 आ जाएगा। ये और कुछ नहीं है, ये एक्स बार है, आपने निकाला। फिर हम x माइनस एक्स बार निकालेंगे, फिर हम x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर निकालेंगे, हमने पोर्टफोलियो में सीखा हुआ है ना। तो x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर करके हम वेरिएंस ऑफ x निकाल लेंगे। वही टोटल डिवाइड बाय 9 करके वेरिएंस ऑफ x निकाला, उसको रूट किया तो एस डी ऑफ x आ गया। ये आपका एस डी हो गया आपका। ठीक वैसे y के केस में भी हम y बार निकालेंगे, ये y बार हो गया आपका। फिर हम y माइनस वाई बार निकालेंगे, y माइनस वाई बार होल स्क्वायर निकालेंगे। ये तो पोर्टफोलियो में पढ़ा है ना आपने, कुछ नया चीज नहीं पढ़ा रहा मैं आपको। y माइनस वाई बार टोटल डिवाइड बाय 9 करोगे तो वेरिएंस ऑफ y आएगा, और इसको रूट करोगे तो एस डी ऑफ वाई आ जाएगा। ये वाला एस डी ऑफ वाई हो गया। अब आपको याद है, अगर मुझे को रिलेशन निकालना है, को रिलेशन का फॉर्मूला क्या है, आर इक्वल, को रिलेशन का फॉर्मूला क्या है, आर एक्स वाई है ना, याद है। को रिलेशन क्या था, को वेरिएंस बाई एस डी इंटू एस डी। ये तो पोर्टफोलियो में पढ़ा है, कोवेरियंस बाय एसडी इनटू एसडी। तो पहले कोवेरियंस निकालना है। कोवेरियंस कैसा आता है, एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। तो ये 2.50 इंटू 26.80, 18.76 इंटू 35.83, ऐसे करके हम ये निकालेंगे इधर। एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, ये हम टोटल मल्टीप्लाई करके ये निकालते जाएंगे। ये टोटल हमने निकाली, ये मैंने एक्सेल सीट से किया था, मैंने एक्सेल सीट से ही किया हुआ पूरा का पूरा। तो आप इस तरीके से अपने कोवेरियंस निकाला, फिर टोटल डिवाइड बाय 9 करोगे तो आपका कोवेरियंस आ जाएगा। यहां पर रूट करने की जरूरत नहीं, सीधा कोवेरियंस आएगा, टोटल डिवाइड बाय 9 करोगे तो कोवेरियंस एक्स वाई आपका आ चुका, इतना है। अब आर, को रिलेशन कोफिशिएंट आर इक्वल क्या होगा, कोवेरियंस यानी 182.16 डिवाइड बाय एस डी इंटू एस डी 7.56, सॉरी एस डी इंटू एस डी कितना है 17.08 है, एस डी ऑफ एक्स इंटू 26.31, और ये आपका आएगा, देख लेना 0.405। अब इसी से हम डिसीजन ले सकते हैं। हमने को रिलेशन कोएफिशिएंट निकाल लिया, उसके बाद हम डिसीजन ले पाएंगे। मैं बताऊंगा कैसे लेंगे, बट ये एक सिंपलेस्ट तरीका है जो पोर्टफोलियो में आपने सीखा हुआ को रिलेशन निकालने का। बट आईसीएआई ने ऑटो कोरिलेशन टेस्ट में ये तरीका यूज नहीं किया। उनके तरीके से भी आंसर ये आने वाला 0.405। आप बोलो सर आप क्या रेकमेंड करोगे, मैं तो रेकमेंड करूंगा, मैं तो सेफ साइड रहना चाहूंगा ना, सेफ साइड रहते हुए मैं रेकमेंड करूंगा आप आईसीआई वाला करो, पर ये भी गलत नहीं है। तो इससे भी हमने निकाला पूरा का पूरा आर कोरिलेशन कोफिशिएंट कैसे निकालो आप। उन्होंने थोड़ा सा रिग्रेशन मेथड का इस्तेमाल करते हुए उस तरीके से उन्होंने निकाला है कोरिलेशन कोफिशिएंट, वो भी मैं तरीका बताऊंगा। चलो एक बार इस तरीके से तो बता दिया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पर इस तरीके से अगर आप सॉल्यूशन करोगे तो क्या करोगे, आप क्या करोगे, जो 10 10 डेज, दो 10 डेज को सेपरेट कर दो, पहला 10 दिन अगला 10 दिन, उससे 9 चेंजेस आएंगे दोनों के। वो 9 चेंजेस, एक को एक्स ले लिया एक को वाई ले लिया, उससे एक्स बार आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ एक्स आ गया, उधर वेरिएंस ऑफ वाई आ गया। फिर को वेरिएंस एक्स और वाई भी निकालोगे जैसे हमने ये निकाला था, एंड फिर कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0.405 निकाल लिया आपने। चलो ये हमने निकाल लिया। अब हमें ये बोलना है कि मार्केट क्या वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी एग्जिबिट करता है कि नहीं करता है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, अगर जैसे कि हमने पढ़ा था पोर्टफोलियो में, आर इक्वल +1 हो या -1 हो, तो हम ये मानते हैं कि स्ट्रोंगर कोरिलेशन है। स्ट्रोंगर कोरिलेशन मतलब दोनों के बीच में डेट इज रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है मतलब पैटर्न है, मतलब नो वीक फॉर्म एफिशिएंसी, वीक फॉर्म एफिशिएंसी नहीं है ना, नहीं है। अगर आर ये या फिर क्लोज टू +1 -1 हो तो भी यही बोलेंगे। अगर आर +1 -1 है या क्लोज टू +1 -1 है तो मान बोलेंगे स्ट्रॉन्ग को रिलेशन है। तो वीक फॉर्म एफिशिएंसी नहीं है, रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। अगर आर इक्वल 0 हो और क्लोज टू 0 हो,
आप लोग कितना को क्लोज टू जीरो माना जाएगा, जैसे प्लस 0.1 या फिर और माइनस 0.1, ये क्लोज टू जीरो है ना। ऐसे सिचुएशन में बोलेंगे जबकि आर कोरिलेशन जीरो का मतलब क्या, कोरिलेशन है ही नहीं, मतलब नो कोरिलेशन होगा ये, मतलब नो कोरिलेशन, कोरिलेशन है ही नहीं मतलब। तो नो कोरिलेशन, देखो पोर्टफोलियो मैंने बोला था -1 में हमने क्या बोला था, नेगेटिव कोरिलेशन है मतलब रिस्क वहां कटेगा। +1 में हमने बोला था पॉजिटिव कोरिलेशन। तो हमने पोर्टफोलियो में पढ़ा था कि पॉजिटिव कोरिलेशन में रिस्क नहीं कटेगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में रिलेशन है, रिस्क नहीं कटेगा। नेगेटिव कोरिलेशन मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में कोरिलेशन बोलेंगे, पूरा रिस्क कटेगा, वहां पर नेगेटिव कोरिलेशन अच्छा होता था। बट इस जगह में यहां पर हमें पैटर्न नहीं चाहिए, यहां पर हमें रिलेशनशिप नहीं चाहिए, तो यहां पर +1 भी बुरा है, -1 भी बुरा है, क्योंकि स्ट्रॉन्गर कोरिलेशन है। स्ट्रॉन्गर कोरिलेशन मतलब रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है मतलब पैटर्न है, मतलब वीक फॉर्म एफिशिएंसी एग्जिबिट नहीं करता, नो वीक फॉर्म एफिशिएंसी। हाँ, अगर आर इक्वल जीरो है मतलब कोई रिलेशन ही नहीं है, मतलब डेट इज नो रिलेशनशिप। और ऐसे सिचुएशन में हम बोलेंगे कि वीक फॉर्म एफिशिएंसी एग्जिबिट करता है, वीक फॉर्म एफिशिएंसी है ऐसे सिचुएशन में। अब ऐसा भी तो हो सकता है आर इक्वल 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 है ना, या 0.8 भी ले लो। 0.8 को भी अगर आप क्लोज टू 1 मानो अलग बात है, चलो ठीक है 0.7 ले लिया या फिर 0.3 ले लिया, यहाँ पर हम 0.2 को भी या -0.2 को भी चलो क्लोज टू जीरो मान ले एक बार के लिए। बाकी सारे जो है या फिर -0.4, -0.5, -0.6, -0.7, -0.3, ये सारे पॉजिटिव कोरिलेशन है, पॉजिटिव मॉडरेट कोरिलेशन, हम नहीं बोलेंगे स्ट्रॉन्गर कोरिलेशन है, पॉजिटिव मॉडरेट कोरिलेशन, ये है नेगेटिव मॉडरेट कोरिलेशन, मतलब रिलेशन तो है ही, यहां पर भी हम बोलेंगे रिलेशन तो एग्जिस्ट करता ही है। मॉडरेट रिलेशन हो तो क्या हो, है ना, रिलेशन तो एग्जिस्ट करता है ना। तो आप ये समझ लो, हम यहां पर अब क्या बोलेंगे, यहां पर जबकि आर हमारा 0.405 आया, आर हमारा 0.405 आएगा, हम क्या बोलेंगे यहां पर, ये स्ट्रॉन्गर, नो स्ट्रॉन्गर, यहां पर हम बोलेंगे स्ट्रॉन्गर कोरिलेशन तो नहीं है। हाँ, यस, मॉडरेट कोरिलेशन जरूर है, मॉडरेट कोरिलेशन जरूर है, मतलब रिलेशन तो है ना, रिलेशन तो एग्जिस्ट करता है, ये मॉडरेट ही सही, रिलेशन एग्जिस्ट करता है, रिलेशन एग्जिस्ट करता है मतलब पैटर्न है, मतलब हम बोलेंगे, मतलब हम बोलेंगे क्या, नो वीक फॉर्म एफिशिएंसी, इस केस में वीक फॉर्म एफिशिएंसी नहीं है। क्योंकि वीक फॉर्म एफिशिएंसी कब होता है, जब रिलेशन नहीं होता, वो कब होता, आर अगर इक्वल टू जीरो होता है या क्लोज टू जीरो होता है। तो अगर आपका एग्जाम में आर का वैल्यू जीरो आए या फिर क्लोज टू जीरो है, तब भी आप बोलोगे कि वीक फॉर्म एफिशिएंसी एग्जिस्ट करता है, तब ये बोलोगे कोई पैटर्न नहीं, रैंडम है। तो अब देखिए इनका आंसर अगर मैं दिखाऊं, इन्होंने निकाला दूसरे तरीके से, ये मैंने एक्चुअली पहले एक बार पढ़ा दिया था आपको, पता है उसमें वॉइस नहीं थी, गलती से माइक ऑन नहीं था, तो उस चक्कर में मुझे दोबारा ये रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो अब देखो यहां पर अगर आप देखोगे, देर इज मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन, मैंने बोला ना मॉडरेट कोरिलेशन है बिटवीन द रिटर्न्स ऑफ टू पीरियड, हेंस इट कैन बी कंक्लूडेड मार्केट डस नॉट सो वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी, क्योंकि रिलेशन है, मॉडरेट ही कोरिलेशन से रिलेशन है, इसलिए वीक फॉर्म एफिशिएंसी नहीं है। समझ में आया, अगर आर क्लोज टू जीरो होता, जीरो या क्लोज टू जीरो होता, तब हम बोलते हैं वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी एग्जिबिट करता है, यहाँ पर तो नहीं करता है, ये हमने देखा। बट देखो आर इक्वल 0.405 मैंने निकाला था, लेकिन अब मुझे क्या बताना है कि आईसीआई जो है, आईसीआई ने रेग्रेशन मेथड जैसा इस्तेमाल करके उन्होंने निकाला है, मैं वो तरीका अब आपको बता दूंगा। तो अब देखो मेरे हिसाब से तो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, इस तरीके से तो मैंने आपको कवर करा दिया, आर की वैल्यू निकाला एंड फिर मैंने आपको ये तो समझाने के लिए पूरा बताया, हम डायरेक्टली इससे पता कर लेंगे 0.405 मतलब मॉडरेट कोरिलेशन, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है लेकिन मॉडरेट कोरिलेशन है, मतलब रिलेशन है, मतलब नो वीक फॉर्म एफिशिएंसी, डस नॉट सो वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी। अब आर इक्वल 0.405 हम निकालेंगे कैसे, आईसीआई के स्टाइल में। तो चेंज तो वही आएगा, जो चेंज है वो वही आएगा, चेंज तो वही होगा। अब चेंज को वही एक्स ले लिया, ठीक है, और एक्स बार हमने भी निकाला था वही आ रहा है, वाई बार 7.56 याद है, हमारा भी वही आ रहा है, देखो 21.66, 7.56,
इनका भी देखो 21.66 नेगेटिव 7.56 वही आया आपका। इन्होंने आगे हमारे स्टाइल में नहीं, अलग रेग्रेशन मेथड वाले स्टाइल में किया, जहां पर आपको ध्यान रखना आप x से एक्स स्क्वायर निकालोगे। हम वहां पर x माइनस एक्स बार फिर x माइनस एक्स बार स्क्वायर कर रहे थे, यहां पर आप सीधा x स्क्वायर करोगे, सीधा y को स्क्वायर करोगे, और वहां पर हम x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार निकाल रहे थे ना, आप यहां पर सीधा एक्स वाई स्क्वायर करोगे रिग्रेशन मेथड। सॉरी सॉरी, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार की जगह सीधा एक्स वाई करोगे अब यहाँ पर, ये आप करोगे। उसके बाद आप तीन चीज निकालोगे, एक तो बीटा निकालोगे, ये ए अल्फा जैसा ये निकालोगे, और एक आर स्क्वायर निकालोगे। नहीं, आर स्क्वायर का मतलब क्या, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। आर इक्वल तो को रिलेशन होता है, और आर स्क्वायर होता है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ठीक है, ये होता है, हमें पता है, पोर्टफोलियो में पढ़ा हुआ है हमारा। तो हम यहाँ पर हमें तीन फॉर्मूला याद रखने पड़ेंगे, हालांकि जिसमें से बीटा का फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने आपको पोर्टफोलियो में पढ़ाया हुआ है। बीटा का फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, मैं आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूँ, एज पर आईसीईआई आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। एज पर आईसी आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, जहां पर पहले मैं आर स्क्वायर का फॉर्मूला लिखता हूँ। आर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या पता है, ए समीशन वाई प्लस बी समीशन एक्स वाई माइनस एन वाई बार स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई समीशन वाई स्क्वायर माइनस एन वाई बार स्क्वायर है। ये फॉर्मूला। अब इसमें ए है और बी भी तो है, तो ये ए और बी का फॉर्मूला भी है। बी यानी बीटा का फॉर्मूला, बीटा का फॉर्मूला आपको मिलेगा समीशन एक्स वाई माइनस एन वाई बार स्क्वायर, नहीं नहीं वो तो नीचे था, माइनस एन एक्स बार एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार डिवाइडेड बाई समीशन एक्स स्क्वायर माइनस एन इंटू एक्स बार। ये आपका फॉर्मूला है, एन इंटू एक्स बार का स्क्वायर कर देते हैं हम यहाँ पर भी। तो ये आपको ऑलरेडी फॉर्मूला जो है, मैंने आपको ऑलरेडी ये फॉर्मूला पोर्टफोलियो में आपको समझाया हुआ, लॉजिकली समझाया वहां पर, ऐसा नहीं याद करा है, लॉजिकली समझाया मैंने। अभी मैंने लिख दिया, लेकिन वहां पर मैंने लॉजिकली समझाया हुआ आपको। ये था ए अल्फा जैसा ही है, वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला आपकी मजबूरी, आपको याद करना पड़ेगा। मैंने अपने स्टाइल में बताया, बट आप ऐसे के स्टाइल में करोगे तो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला याद करने में आपको दिक्कत नहीं है, इसमें भी दिक्कत नहीं है आपको, क्योंकि ये दोनों तो पोर्टफोलियो में आपने ऑलरेडी समझा हुआ है अच्छे से। मैंने तो उसको डिराइव करना भी सिखाया था पोर्टफोलियो के अंदर, ईजिएस्ट वे में, है ना, रिग्रेशन मेथड में मैंने डिराइव करना सिखाया था। आपको बस इसमें मेहनत करनी है, ये आपको याद करना जो मैंने फॉर्मूला लिखा। आपको यहाँ से लिखने की भी जरूरत नहीं, हमने अपने कंसेप्ट बुक में लिखा हुआ है। ये देखो, आर स्क्वायर का फॉर्मूला, ए का फॉर्मूला, बी यानी बीटा का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। वंस आप ये फॉर्मूला याद कर लोगे, आपके पास एक्स का वैल्यू है, वाई का वैल्यू भी है, जो चेंजेस एक्स का नो अलग अलग चेंजेस का वैल्यू है, ये था, जिससे आप एक्स बार निकालोगे। यहाँ पर भी आप वाई बार निकाल लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप एक्स स्क्वायर निकालोगे, और नीचे समीशन एक्स स्क्वायर करोगे। ध्यान रखना, समीशन एक्स स्क्वायर करना आपको, आपको एवरेज नहीं निकालना, टोटल, ये टोटल है, यानी सारे एक्स स्क्वायर को प्लस कर दो आप। डिवाइड बाय 9 नहीं करना, डिवाइड बाय एन नहीं करना, क्योंकि समीशन है। समीशन एक्स स्क्वायर बाई एन होता तब डिवाइड बाय 9 करते, हम सीधा समीशन एक्स स्क्वायर ले रहे, मतलब ये आपको टोटल निकालना है। फिर आप वाई स्क्वायर करोगे, और यहाँ पर भी समीशन वाई स्क्वायर, यानी ये भी टोटल ही आएगा आपका। फिर आप लोगे एक्स वाई, और यहाँ पर आएगा आपका समीशन एक्स वाई, ये भी टोटल ही होगा आपका। ये आपने निकाला, ये तीन चीज आप निकाल लोगे। ये वंस आपने तीन चीज निकाल लिया, उसके बाद आप फॉर्मूला बैठाने के पोजीशन में आ जाओगे। ये देखो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई निकाला, फिर आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मूला में ये बैठाने की जरूरत है, सब कुछ आपने निकाला हुआ है, उसी को फॉर्मूला में बैठाओगे, आपका काम हो गया। देखो, जैसे अगर आप देखोगे समीशन एक्स वाई, बीटा पहले अगर आप निकालोगे, तो समीशन एक्स वाई आपका ये रहा, समीशन एक्स वाई कहाँ गया, ये रहा, समीशन एक्स वाई जो आप निकालोगे वो आ जाएगा यहाँ पर, माइनस एन, एन तो 9 है, एन एन मतलब नंबर ऑफ चेंजेस, 9 नो बार है ना, 9 एन 9 है यहाँ पर। ठीक है, एक्स बार वाई बार, एक्स बार ये रहा 21.66 माइनस 47.56, ये आ गया। फिर नीचे समीशन एक्स स्क्वायर, समीशन एक्स स्क्वायर से ये आ गया 6848.66 माइनस एन, एन 9 है,
और एक्स बार स्क्वायर, एक्स बार ये रहा 21.66 स्क्वायर हो गया, इससे आपका बीटा निकल गया। फिर ए इक्वल वाई बार माइनस बी एक्स बार, वाई बार ये रहा और बी आपका ये रहा जो 0.624 आपने निकाला था, एक्स बार आपका ये रहा -21.6, इससे 21.08 ए भी आ गया। अब आर स्क्वायर में आप क्या करोगे, ए समीशन वाई, ए की वैल्यू आपने ये रही निकाली, समीशन वाई कहां पर है, समीशन आपका वाई का आप टोटल कर दो, समीशन वाई हो गया, वाई का टोटल कर दो, समीशन वाई भी हम निकाल के छोड़ दो, एक्स का भी टोटल कर दो, समीशन एक्स आ जाएगा। तो वाई का जो वाई सारे है उसके टोटल है समीशन वाई भी आपने निकाल लिया। फिर बी समीशन एक्स वाई, बी का वैल्यू आपके पास है ये रहा, और समीशन एक्स वाई ये रहा, आपका सारा वैल्यू आपका है यहाँ पर। अब इस तरीके से फॉर्मूला लगाओगे तो आपका ये आर स्क्वायर का वैल्यू आएगा, फिर उसको रूट करोगे तो आर की वैल्यू 0.405 आ जाएगी, और आर की वैल्यू 0.405 आएगी, आप बोलोगे मॉडरेट कोरिलेशन है, मतलब मार्केट डस नॉट शो वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी। वो तो मैंने पूरा समझा ही दिया था। तो आपको कुछ नहीं करना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको 3 फॉर्मूला याद करना है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको 3 फॉर्मूला याद करना है। वो कर लिया, एक्स से समीशन एक्स भी निकालो और एक्स बार भी निकालो, वाई से समीशन वाई कर दो, फिर वाई बार भी निकाल दो, वाई बार क्या होगा समीशन वाई बाई एन, एक्स बार क्या होगा समीशन एक्स बाई एन, वो निकाल लिया आपने, और इधर समीशन एक्स स्क्वायर निकाल लिया, समीशन वाई स्क्वायर निकाल लिया, समीशन एक्स वाई निकाल लिया, फॉर्मूला में बैठाओगे आ जाएगा। तो आपको आईसी के स्टाइल में करना है तो ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा बस, और कुछ भी नहीं करना। ये किया और आपने एक्स वाई और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर समीशन एक्स वाई निकाला, बस बात खत्म। इस तरीके से भी पॉसिबल है। तो मैंने दोनों स्टाइल में आपको बताया। यहां पर देखो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। आप बोलो सर आप थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, देखो मैंने कंफ्यूजन कुछ नहीं किया, मैंने पूरा समझा दिया। कंफ्यूजन तो रहेगा ही, अभी क्लैरिटी नहीं आएगी। कोई बोलेगा सर अभी क्लैरिटी क्यों नहीं आ रही, क्यों, क्योंकि आपको पहले पेन पेपर लेके बैठना पड़ेगा। यही चीज अगर मान लीजिए मैं 2 ऑल्टरनेटिव नहीं बताता आपको, एक सीधा बताता और फॉर्मूला रटाता, बोलते सर बहुत आराम से हो गया। मैं आपका दिमाग खोलने की कोशिश करता हूं। मैं वो नहीं करता एक स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बता दी एंड आपको रट्टा मरवा दिया, वो काम नहीं आता। मैंने आपको जगह में नॉलेज भी देने की कोशिश की, आपका दिमाग को खोला है। अब स्टेप चाहिए, स्टेप तो आपको ऐसे ही दे देगा, हमारे कंसेप्ट बुक ही दे देगा। स्टेप से क्या दिक्कत है, स्टेप्स तो आपके आईसी के सॉल्यूशन में भी सारे स्टेप्स लिखे हुए, तो स्टेप्स तो आप कहीं से भी देख लोगे। आप टीचर के पास जाते हो स्टेप्स के लिए नहीं, वो तो आपको किताब में भी मिल जाएगा। आप टीचर के पास जाते हो समझने के लिए, ज्ञान लेने के लिए, अलग अलग ऑल्टरनेटिव समझने के लिए कि किस किस तरीके से क्या जा सकता है, उसका लॉजिक क्या है, क्या चीजें हैं, वो सारी चीजों के लिए आप जाते हो। एंड मैंने वही बेस्ट कोशिश किया कि आपको पूरा एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस अच्छे से समझा दूं। पूरी बेस्ट कोशिश की, अलग अलग एग्जांपल से आपको समझाऊं ताकि लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग मिले आपको। एंड उसके बाद मैंने कोशिश किया कि जो रन टेस्ट है और आपका ऑटो कोरिलेशन टेस्ट है उसको जितना बेस्ट पॉसिबल हो समझा के आपको कराऊं, ना कि रट्टाबाजी आपको कराऊं। जहां जरूरत है वहां तो फॉर्मूला रट्टाबाजी हो रही है। आप सोचो मेरा वाला तरीका से आप करते तो इतने बड़े बड़े फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं पड़ती, पोर्टफोलियो से हो जा रहा था। ये वाले स्टाइल में तो पोर्टफोलियो से हो जा रहा था, है ना, कोई फॉर्मूला याद ही नहीं करना। अब आईसी के तरीके से जा रहे हो तब ये मेहनत है, तो इसमें मेरी कहां गलती है। मैं अगर पेपर चेक करता या आईसीए थोड़ा सेंसिबल होता तो मैं आपको ये वाला सॉल्यूशन तो बताता ही नहीं, आईसीए वाला मैं सीधा यहीं पर आपकी बात खत्म कर देता। बट उसमें मेरी क्या गलती, उसमें तो आप आईसीए को पकड़ो जाके, मुझे पकड़ के क्या फायदा। तो मैंने तो अलग वे से भी आपको करा के दिखाया, बट मैं रिस्क लेना नहीं चाहता क्योंकि आईसीए कई बार पागलपंती करता है। कहीं पर ये अगर ये काट दिया उसने एग्जाम में तो मेरे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि मैं तरीका बता दे रहा हूँ, बट एग्जाम के लिए आपको ऐसे अप्रोच भी मुझे बताना पड़ेगा कि ऐसे कौन से अप्रोच से करता है। तो वही अप्रोच मुझे बताना पड़ा। अब इसमें थोड़ा फॉर्मूला याद करना पड़ रहा है तो हम क्या करें फिर, हमारी मजबूरी, हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी रन टेस्ट भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया, जहां पर मीन ऑफ रन्स भी आपको याद करवाया, एसडी ऑफ रन्स भी आपको याद करवाया, फिर लोअर लिमिट अपर लिमिट को भी याद करने का तरीका आपके दिमाग में डाल दिया। अब मेरे ख्याल से अगर आपको जिस तरीके से मैंने करा है उस तरीके से आप करोगे तो आई थिंक एग्जाम टाइम में सिर्फ आपको 5 मिनट इसको देखना पड़ेगा और आपको जरूरत ही नहीं है, ये पूरा टॉपिक आपके दिमाग में रहेगा, आपके खून में रहेगा। डन। तो इसी के साथ हमारा ये पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है।